गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। सो आप लोग जल्दी से सेशन ज्वाइन करिए। कम ऑन, हरी अप। जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं आपका कमेंट सेक्शन ऑन कर लूं। पहले मुझे बता दीजिए, ऑडियो वीडियो आपको सब क्लियर है? एम आई ऑडिबल और नॉट? बताइए। गुड आफ्टरनून रूपा, गुड आफ्टरनून। एम आई ऑडिबल? जल्दी बताइए। सब क्लियर है? गुड आफ्टरनून शुभम, गुड आफ्टरनून। चलिए, सो जल्दी से लिंक शेयर कर दीजिए। गुड आफ्टरनून। जल्दी जल्दी लिंक शेयर कर दो अपने अपने ग्रुप में और बोल दो ज्वाइन कर लें, ठीक है? जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुप में आप लोग भी। तो स्टार्ट करें। आज हम पूरा पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे। ऑल इज वेल, ओके ओके शुभम, ओके। आज पूरा पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन कंप्लीट करेंगे, ठीक है? लास्ट क्लास में हमने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा था, जिसमें बेसिकली हमने डीएनए से आरएनए बना लिया था। पर जो बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन में हमारा आरएनए बना था, वो पूरा मैच्योर आरएनए नहीं होता। ऑलवेज रिमेंबर कि जो भी ट्रांसक्रिप्शन के बाद हमें सबसे फर्स्ट प्रोडक्ट मिलता है, वो हमारा प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट होता है। उस प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट में बहुत सारे तरीके की मॉडिफिकेशन होती है कि एक मैच्योर आरएनए हमारा बन सके। तो बेसिकली आज हम उन सारी मॉडिफिकेशंस को देखेंगे जो कि प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट से एक मैच्योर ट्रांसक्रिप्ट बनने के बीच में होती है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। So, I welcome all of you in the Learning for Adversity YouTube channel, जहां हम आपको करवा रहे हैं कंप्लीट प्रिपरेशन फॉर द बीएससी कोर्सेज। इसी के साथ साथ हमारे यहाँ पे कुछ स्पेशल क्लासेस चल रहे हैं स्टूडेंट्स, एमएससी के लिए भी, एंट्रांस एग्जाम्स के लिए भी, जैसे कि सीएसआर नेट की भी पीवाईक्यू सीरीज चल रही है। तो अगर आप लोगों को इन सारे बैचेस में इनरोल करना है, तो आपको क्या करना होगा, आपको ज्वाइन करना होगा स्टूडेंट्स हमारा टेलीग्राम ग्रुप, जिसका स्कैनर यहाँ पे आपको प्रोवाइडेड है। आप इस स्कैनर को स्कैन करिए और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए। यहाँ पे आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन अप टू टाइम अप टू डेट मिल जाएगी। अगर इसी के साथ आपको पीडीएफ भी चाहिए, जिस भी पीडीएफ से मैं आपको पढ़ाती हूँ, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको ज्वाइन करना होगा मेरा टेलीग्राम ग्रुप। यहाँ पे आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन भी मिलेगी, मेरी क्लास स्टार्ट होने से पहले मेरी क्लास के लिंक मिल जाएंगे, और क्लास खत्म होने के तुरंत बाद यहाँ पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। मीन्स आप मेरी कोई भी क्लास मिस नहीं कर पाओगे, और पीडीएफ आपके पास नोट्स के रूप में होंगे, तो आप अपने रिवीजन टाइम पे उसे बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है? सो आप सबको मेरे बारे में पता ही है कि मेरा नाम नेहा है और आप मुझे देख रहे हैं लर्निंग फॉर एडversity यूट्यूब चैनल पर। यहाँ मैं हूँ आपकी जूलॉजी एजुकेटर इन द फील्ड ऑफ बीएससी, एज वेल एज मेरी जो क्वालिफिकेशन है, जो मैंने एग्जाम्स क्वालिफाई कर रखे हैं। अगर आपको मन हो तो देख लेना पीडीएफ डाउनलोड करके। और हमारी फैकल्टीज टीम को आप जानती हैं, सुशांत सर यहाँ पे आपको केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, मैं आपकी जूलॉजी फैकल्टी, अंकिता मैम यहाँ पे आपकी बॉटनी फैकल्टी है, और पीयूष सर यहाँ पे आपकी फिजिक्स फैकल्टी है। तो आप इन सबसे भी क्लासेस लेते ही होंगे, उम्मीद करती हूँ, ठीक है? चलिए, क्लास में E2B रूल को जरूर फॉलो करेंगे, उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो स्टार्ट करें। आप लोग रेडी हैं? अपने साथ पानी वगैरह लेके बैठ जाना, क्योंकि ये क्लास 1 घंटे की नहीं है, थोड़ी लंबी जाएगी, तो बीच में ये मत कहना कि मैम जल्दी खत्म कर दो, ठीक है? आज क्योंकि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन हमें कंप्लीट करना ही करना है, ठीक है? चलो, किस बच्चे ने मुझसे ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा है? किन्होंने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ लिया है, पहले ये बता दो, बोलो। ट्रांसक्रिप्शन आप में से किन किन लोगों ने पढ़ लिया है? क्योंकि उस वक्त क्लास में जब मैं पढ़वा रही थी, तब तो आप लोगों के मैसेज आए नहीं थे, तो मुझे पता भी नहीं है कि ट्रांसक्रिप्शन किन किन लोगों ने मुझसे पढ़ा है। एक बार जल्दी से बता दो, ट्रांसक्रिप्शन किस किस ने पढ़ा है, बोलो। चलो, पढ़ा है तो अच्छी बात है, और अच्छे से समझ में आएगा। अगर नहीं पढ़ा है आप लोगों ने, तो इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप पहले वो ट्रांसक्रिप्शन की भी वीडियोस जरूर देखें, ठीक है? चलिए, देखिए, सेंट्रल डोगमा क्या कहता है? सेंट्रल डोगमा सबको पता है व्हाट इज सेंट्रल डोगमा। सेंट्रल डोगमा में बेसिकली हमारे पास क्या आता है? डीएनए,
डीएनए से क्या होता है, आरएनए बनता है, और आरएनए से क्या होता है, आरएनए से बनता है स्टूडेंट्स प्रोटीन। बेसिकली जो आरएनए है और ये जो प्रोटीन है, ये हमारे एक्सप्रेशन का फर्स्ट स्टेप होता है ट्रांसक्रिप्शन। जब भी किसी भी जेनेटिक मटेरियल को एक्सप्रेस करवाना है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या आता है हमारा, ट्रांसक्रिप्शन। तो बेसिकली डीएनए से आरएनए बनने की जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, वो होती है हमारी ट्रांसक्रिप्शन, एज यू ऑल नो, और ये हम डिटेल में कर भी चुके हैं। और आरएनए से प्रोटीन बनने की जो प्रोसेस होती है दैट इज नोन एज ट्रांसलेशन, जो हम अपकमिंग क्लासेस में करेंगे, ठीक है। और बेसिकली डीएनए से अगर खुद को डीएनए बनाना है तो ये प्रोसेस कहलाती है रेप्लिकेशन। ओके, ये क्या है, ये हमारा सेंट्रल डोग्मा है। इसके थ्रू अब देखो डीएनए से जब आरएनए बनता है तो हर स्टेज पे, हर स्टेप पे क्या होती है, हर स्टेप पे होती है इनकी रेगुलेशन। हर स्टेप पे क्या होती है, हर स्टेप पे रेगुलेशन होती है। मीन्स रेगुलेशन इन ट्रांसक्रिप्शन भी होगा, रेगुलेशन इन रेप्लिकेशन भी होगा, रेगुलेशन इन ट्रांसलेशन भी होगा। हर स्टेप पे रेगुलेशन होती है। तो ये रेगुलेशन वाला जो बेसिक टॉपिक है ये हम किस में पढ़ेंगे, ये हम पढ़ेंगे जब हम पूरा रेगुलेशन एक साथ ही कवर अप करेंगे, ठीक है। आज की क्लास में हमें देखो क्या देखना है, आज की क्लास का बिल्कुल बेसिक ओवरव्यू अगर मैं आपको दूं तो देखो, हमने बनाया था डीएनए से क्या बना लिया था अपना आरएनए, ठीक है। जब मैंने आपको ट्रांसक्रिप्शन पढ़ाया था तो मैंने ट्रांसक्रिप्शन में बताया था कि बेसिकली जो हमारा डीएनए से आरएनए बनता है वो हमारा मैच्योर आरएनए नहीं होता। ये जो डीएनए से आरएनए बनता है मीन्स डीएनए को ही ट्रांसक्राइब करके जो बेसिकली हमारे पास आरएनए बना, ये आरएनए कैसा होता है, ये आरएनए होता है हमारा प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, है ना, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट होता है। बेसिकली देखो यहाँ पे क्या होता है, ये था हमारा डीएनए। इस डीएनए में हमारे पास क्या होते थे, 3 सेगमेंट थे। एक था हमारे पास प्रमोटर, एक था हमारे पास टर्मिनेटर, और बीच में क्या आते, बीच में थे स्ट्रक्चरल जीन। तो ये स्ट्रक्चरल जीन जिसको मैंने एचजी लिखा है, ये वाला था हमारे पास प्रमोटर, ये वाला था हमारे पास टर्मिनेटर, राइट। यहाँ पे इस डीएनए का जब ट्रांसक्रिप्शन हुआ, इस डीएनए का जब ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो इस डीएनए से क्या बना, इस डीएनए से बना हमारे पास एक बेसिकली आरएनए जो कि कैसा था, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट होता था। ये सब प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो हमारे जेनेटिक मटेरियल में 98% जो जीन है वो कैसी है, वो नॉन कोडिंग है। मीन्स वो कोड नहीं करती किसी भी चीज के लिए। ओनली 2% जीन आर कोडिंग इन नेचर, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा ये स्ट्रक्चरल जीन होते हैं, इस स्ट्रक्चरल जीन में हमारे पास स्टूडेंट्स होते हैं कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस दोनों होते हैं। तो यहाँ पे E I E1 I1 E2 I2, यहाँ पे बेसिकली जो E है दैट इज एक्सॉन। एक्सॉन का मीन्स होता है कि ये एक्सप्रेस करेगा फ्यूचर में जाकर, राइट इतना पता है हमें। जो आई का मतलब होता है स्टूडेंट्स, आई का मतलब होता है इंट्रॉन। इंट्रॉन मीन्स होता है कि ये फ्यूचर में जाके एक्सप्रेस नहीं करेगा। ई से एक्सप्रेशन और आई से आप समझ सकते हो इनएक्टिव, ये कभी भी फ्यूचर में जाके एक्सप्रेस नहीं करेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना, तब देखो हमारा जो प्रोटीन बनता है बेसिकली वो क्या होता है, वो हमारे उन जीन से बनता है जो एक्सप्रेस करती है। मीन्स हमें अपने प्रोटीन बनाने के लिए आरएनए में क्या चाहिए, आरएनए में सिर्फ वही चीज चाहिए जो एक्सप्रेस करेगा। मीन्स हमें अपने फाइनल आरएनए में क्या चाहिए, फाइनल आरएनए में हमें क्या चाहिए स्टूडेंट, ओनली एक्सॉन, ओनली एक्सॉन चाहिए। एक्सॉन का इंट्रॉन नहीं चाहिए, है ना, इंट्रॉन हमें नहीं चाहिए। पर जब ये हमारा ट्रांसक्रिप्शन होता है तो ट्रांसक्रिप्शन में हमारे पास ये जो हमारा स्ट्रक्चरल जीन है, ये स्ट्रक्चरल जीन पूरा का पूरा ट्रांसक्राइब होता है। मैंने क्या बोला कि जब भी हमारा ट्रांसक्रिप्शन होता है इस डीएनए सेगमेंट का, तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चरल जीन यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ट्रांसक्राइब होता है। ये नहीं है कि सिर्फ एक्सॉन इतना ट्रांसक्राइब हुआ फिर ये वाला ट्रांसक्राइब हो जाएगा फिर वो वाला, ऐसा नहीं होता, लाइन से पूरा ट्रांसक्राइब होता है। तो जो हमारे पास ये आता है सेगमेंट,
इसमें हमारे पास E1, I1, E2, I2, E3 एंड सो ऑन, ऐसे आता है। ठीक है, तो मीन्स हमारे पास देखो इस प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट में क्या हुआ, इस प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट में हमारे पास एक्सॉन भी आया और इस प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट में हमारे पास इंट्रॉन्स भी आए। ठीक है, बट हमें अपने फाइनल ट्रांसक्रिप्ट, हमें अपने फाइनल प्रोडक्ट में क्या चाहिए, फाइनल प्रोडक्ट में हमें सिर्फ और सिर्फ चाहिए स्टूडेंट्स एक्सॉन, मीन्स E1, E2 और E3, सिर्फ और सिर्फ ये एक्सॉन ही चाहिए, हमें इंट्रॉन्स नहीं चाहिए, क्योंकि इंट्रॉन्स इनएक्टिव है, इनका कोई काम है नहीं, तो प्रोटीन बनाएंगे नहीं, तो हमें प्रोटीन में चाहिए भी नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ हमें एक्सॉन चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करवाते हैं, इस जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है, ये प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट की यहाँ पे होती है स्टूडेंट्स मॉडिफिकेशन, जिससे बेसिकली हम क्या कहते हैं कि देखो अब ये ट्रांसक्रिप्शन हुआ था, यहाँ पे इस प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट की मॉडिफिकेशन हुई है, तो ये जो स्टेप होता है प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट से मैच्योर ट्रांसक्रिप्ट बनने का जो प्रोसेस होता है, जो मॉडिफिकेशन होती है, उसी को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। और इस ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में ये इंट्रॉन्स बीच के जो है बेसिकली वो रिमूव हो जाते हैं, और इसके अलावा इसके जो हमारा प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है, इसके 5 प्राइम पे और 3 प्राइम पे और भी बहुत तरीके की मॉडिफिकेशंस होती हैं। देखो जैसे कि ये डीएनए था, डीएनए का भी 5 प्राइम होता है और 3 प्राइम होता है, यहाँ भी 3 प्राइम होगा, 5 प्राइम होगा। ठीक उसी तरीके से जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बनता है, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट का भी स्टूडेंट्स 5 प्राइम होता है और 3 प्राइम होता है। तो जब ये ट्रांसक्रिप्ट बना, तो इस ट्रांसक्रिप्ट के 5 प्राइम एंड पे भी बहुत सारी मॉडिफिकेशंस होंगी और 3 प्राइम एंड पे भी इसकी बहुत सारी मॉडिफिकेशंस होंगी, और वो मॉडिफिकेशन से हमारा क्या बनेगा, मैच्योर ट्रांसक्रिप्ट बनेगा। ठीक है, ये मैच्योर ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पे 5 प्राइम हो जाएगा और ये 3 प्राइम हो जाएगा। और मैच्योर ट्रांसक्रिप्ट ये क्या है, ये वाला जो हमारा है, दिस वन इज द मैच्योर ट्रांसक्रिप्ट। ठीक है, ये मैच्योर ट्रांसक्रिप्ट है, और इस बेसिकली इसी मैच्योर ट्रांसक्रिप्ट को हम क्या कहते हैं, इसी मैच्योर ट्रांसक्रिप्ट को हम कहते हैं स्टूडेंट्स आरएनए। मींस जो मैं वहां पे सेंट्रल डोग्मा में यहाँ पे लिख रही हूँ कि डीएनए से सीधा आरएनए बन गया, मींस यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन के साथ साथ मॉडिफिकेशन भी होती है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन भी होता है, मॉडिफिकेशन भी होती है, तब जाके आरएनए बनता है, मैच्योर आरएनए। तो आप आज हमें इसी चीज को पढ़ना है कि डीएनए से आरएनए हमने बना लिया, मींस प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बना लिया, पर आज देखना है कि इस प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट से इस मैच्योर ट्रांसक्रिप्ट में जाते वक्त कौन कौन सी चीजों से होकर इस प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट को गुजरना पड़ता है, मींस पोस्ट ट्रांसलेशन, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन को हमें पढ़ना है। बताओ, ओवरव्यू सबको क्लियर है? बोलो क्या पढ़ना चाह रहे हैं आज हम क्लास में, वो सबको क्लियर है या नहीं है, हाँ या ना? प्लीज 2 वे सेशन है, रिप्लाई करना है। जी हाँ, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट से मैच्योर ट्रांसक्रिप्ट तक के प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन कहते हैं, राइट? ठीक है, ये बताओ ओवरव्यू क्लियर है? और याद रखना जो हमारा बेसिकली में प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बनता है, एम आई सेइंग, जो हमारा यहाँ पे प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बनता है, ये रहा, कहाँ गया, हाँ ये वाला, दिस इज प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। ये आपका जरूरी नहीं कि हर बार सिर्फ और सिर्फ एमआरएनए होगा। जो हमारा बेसिकली प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट होता है, मैंने आपको ट्रांसक्रिप्शन वाले में भी बताया था कि आपका क्या, ये आपका प्री एमआरएनए, प्री टीआरएनए और प्री आरआरएनए, प्री आरआरएनए, तीनों में से कुछ भी हो सकता है प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। इट इज नॉट कंपल्सरी कि वो सिर्फ एमआरएनए होगा, नो, प्री आरएनए, प्री टीआरएनए, प्री एमआरएनए, प्री आरआरएनए, कुछ भी हो सकता है हमारा प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। ठीक है, और जो हमारा मैच्योर ट्रांसक्रिप्ट होता है वो भी आपका एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए, कुछ भी हो सकता है। इस वजह से मैंने यहाँ पे कुछ स्पेसिफाई नहीं करा, सिर्फ और सिर्फ आरएनए लिखा है। ठीक है, अब आगे देखो, ये था हमारा क्या, एक ओवरव्यू। अब यहाँ पे एक चीज और नोट करना आप लोग, हाँ चलो, यहाँ पे मैंने भी आपको बोला एक चीज कि हमारा प्री
टीआरएनए, प्री आरआरएनए और प्री एमआरएनए। इन तीनों में से हमारा प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कुछ भी हो सकता है। इसी वजह से हम उससे क्या बोलते हैं, इन तीनों को प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट ना कहकर इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं HNRNA। मीन्स जो बेसिकली हमारा ये बना है यहाँ पे प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, इसकी जगह हम HNRNA भी लिख सकते हैं। गुड आफ्टरनून सचिन, गुड आफ्टरनून। ठीक है, HNRNA। ओके, क्योंकि हमें कोई कंफर्मेशन नहीं होती, कंफर्म नहीं होता कि हाँ कौन सा बना होगा, राइट, तो हमने HNRNA लिखा है। पर हम जिस चीज की स्टडी करते हैं वो स्टडी सिर्फ और सिर्फ हम mRNA की करते हैं, क्योंकि हमें mRNA चाहिए, क्योंकि mRNA है जो आगे चलकर कोड करेगा, प्रोटीन्स बनाएगा। और इसके अलावा ना तो हमारा प्री टीआरएनए प्रोटीन्स बनाता है और ना ही प्री आरएनए। सिर्फ और सिर्फ mRNA ही क्या होता है, mRNA हमारी कोडिंग स्ट्रैंड होते हैं जिसको चलकर आगे उसी का एक्सप्रेशन होना होता है। ठीक है, चलो, तो उम्मीद करती हूँ कि बेसिक ओवरव्यू सबको क्लियर होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर, जो कि बेसिकली हमारा क्या है, ट्रांसक्रिप्शन, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। ठीक है, चलो देखो, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन रिफर टू द अल्टरेशन दैट अकर द प्री मैसेंजर RNA, means mRNA molecule after they are transcribed from the DNA but before they become mature messenger RNA। बेसिकली पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हमारा जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बना है वो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट हमारा mRNA भी हो सकता है, प्री mRNA, प्री tRNA, प्री RNA, कुछ भी हो सकता है। उससे मैच्योर ट्रांसक्रिप्ट मीन्स mRNA, tRNA और rRNA बनने की जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस के बीच में बहुत सारी मॉडिफिकेशन से होकर गुजरना होता है। उन्हीं मॉडिफिकेशंस को हम क्या कहते हैं, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। पोस्ट मीन्स होता है बाद में, ट्रांसक्रिप्शन मीन्स तो आपको पता ही है कि ट्रांसक्रिप्शन के बाद होने वाली जो प्रोसेस है, मॉडिफिकेशन है, वो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन कहलाती है। ठीक है, HNRNA मैम क्लास सचिन क्लास का शेड्यूल आपको चैनल पे दिख जाएगा, टेलीग्राम पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां भी पता चल जाएगा, और हमारे चैनल्स पे भी टाइम टेबल लगा हुआ है। ठीक है, सैटरडे संडे मैराथन वगैरह होते हैं, कुछ स्पेशल क्लासेस होती हैं, तो उस दिन हम पहले 1-2 दिन पहले बता देते हैं, पर जो मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होती है उसका टाइम टेबल ऑलरेडी मेंशन है चैनल पे। ठीक है, और रूपा आप HNRNA में भी RRNA, mRNA और tRNA। देखो रूपा, हमें ना एक्चुअल में HNRNA होता ही है कि आप बता नहीं सकते कि हाँ वो आपका RNA भी होता है, mRNA भी हो सकता है और tRNA भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इस वजह से हम उसे HNRNA कह देते हैं। ठीक है, ओके रूपा, चलो। These modifications are essential for maturation, stability and functionality of mRNA before it is ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन। ये जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन है क्यों जरूरी है, सबसे फर्स्ट मैच्योर होने के लिए। जैसी बात है, इमेच्योर का हमें कुछ काम भी नहीं है, क्योंकि हमारे इमेच्योर में इंट्रॉन्स भी है, एक्सॉन्स भी है, हमें रिक्वायर है सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन्स की, तो उसे मैच्योर करना है। फिर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवानी, इमेच्योर वाला जो होता है वो अनस्टेबल होता है इन नेचर, पर जो हमारा मैच्योर ट्रांसक्रिप्ट होता है वो स्टेबल होता है, तो मैच्योरिटी भी प्रोवाइड करवानी है, और फिर वो फंक्शनल भी तो करवाना है ना उसे, क्योंकि हमें बकायदा चाहिए क्या आगे, एट द एंड हमें प्रोटीन चाहिए, तो प्रोटीन बनाने के लिए बीच की स्टेप्स तो फंक्शनैलिटी तो लानी पड़ेगी, इसी वजह से हमें पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट भी होती है। ठीक है, अब देखो इस पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में बेसिकली कौन कौन से स्टेप्स नहीं कह सकते हो, आप कह सकते हो कि क्या क्या होता है। तो सबसे फर्स्ट होती है कैपिंग भी होती है, कैपिंग इज ऑल्सो टाइप ऑफ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। पॉलीएडिनाइलेशन भी होता है, आरएनए एडिटिंग भी होती है, साइलेंसिंग भी होती है, और आरएनए मॉडिफिकेशन भी होता है। ठीक है, इतने तरीके की हमारे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होती है, और आज की क्लास में हम करेंगे कैपिंग, पॉलीएडिनाइलेशन और स्प्लाइसिंग, आपके सिलेबस में ये मेंशन है। ठीक है, चलिए अब देखो, अच्छा ओके, देखो आरएनए प्रोसेसिंग,
बेसिकली आरएनए, आरएनए में हमारे पास कितने आते हैं, हमारे पास आरएनए में देखो हम पूरे होल को आरएनए बोलते हैं ना, कि इसमें एमआरएनए भी आता है, उसमें हमारा टीआरएनए भी आता है और उसमें हमारा आर, ठीक है। तो देखो इन होल को मिला के हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, आरएनए कहते हैं। प्रोसेसिंग इन सबकी होती है, ठीक है। एमआरएनए की भी प्रोसेसिंग होगी क्योंकि वो भी तो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट होगा कभी ना कभी, टीआरएनए की भी प्रोसेसिंग होती है और आरआरएनए की भी प्रोसेसिंग होती है। बट यहाँ पे बेसिकली जो आरएनए प्रोसेसिंग होती है वो दो, मतलब दो बेसिस हमने उसे क्या कर डिवाइड कर दिया है। किस बेसिस पे, कि वो आरएनए प्रोसेसिंग के बाद जो हमारे पास मैच्योर आरएनए आएगा वो आगे चल के प्रोटीन बनाएगा या नहीं बनाएगा, मीन्स वो आगे चल के प्रोटीन के लिए कोड करेगा या नहीं करेगा। और हमें पता है सिर्फ और सिर्फ एमआरएनए से आगे चल के प्रोटीन की कोडिंग होती है, ना तो टीआरएनए से होती है ना आरआरएनए से होती है। ये दोनों हेल्पर की तरह काम करते हैं, पर सिर्फ और सिर्फ कोडिंग होती है हमारी एमआरएनए वाले से। तो बेसिकली हमने इस आरएनए प्रोसेसिंग को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ कि वो आगे चल के प्रोटीन कोड करेगा या नहीं करेगा। अब वो दो बेसिस क्या है, प्रोसेसिंग ऑफ कोडिंग आरएनए, कोडिंग आरएनए मींस एमआरएनए, एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए। ओके, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास कोडिंग आरएनए कौन सा है, मैसेंजर आरएनए ही हमारा कोडिंग आरएनए होते हैं। कभी भी आपने ये देखा है कि टीआरएनए से आप प्रोटीन बना रहे हो, टीआरएनए इज अ अडेप्टर, वो अमीनो एसिड को कैरियर की तरह लेकर आते हैं, उनके लिए कैरियर है। आरआरएनए इज अ राइबोसोमल आरएनए, वो प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। पर कोड आप किसका करते हो, कोड आप मैसेंजर आरएनए का ही करते हैं। क्यों, क्योंकि डीएनए से एमआरएनए की फॉर्म में ही हमारे इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म होती है, ठीक है। तो इट इज द कोडिंग आरएनए। ऑन द अदर हैंड प्रोसेसिंग ऑफ नॉन कोडिंग आरएनए मींस इसमें आ जाते हैं हमारे पास आरआरएनए और टीआरएनए। RNA is a ribosomal RNA, tRNA is a transfer RNA. Both are the type of RNA but not the coding RNA. ये प्रोटीन कोडिंग के लिए हेल्पफुल नहीं होते। हाँ, प्रोटीन कोडिंग में मीन्स ट्रांसलेशन में हेल्प जरूर करते हैं। ये tRNA आपका अमीनो एसिड पकड़ पकड़ कर लाता है, मीन्स कैरियर है। और जो RNA मीन्स ये राइबोसोम के सिंथेसिस करते हैं, जो बेसिकली प्रोटीन बनाने का काम करते हैं, ठीक है। बताओ, इतनी चीज समझ में आई कि आज की क्लास में जो हम पढ़ेंगे प्रोसेसिंग इन दोनों की भी होती है, प्रोसेसिंग आपके आरएनएस की भी होती है, टीआरएनएस की भी होती है और आरआरएनएस की भी होती है। पर हमें इनकी प्रोसेसिंग नहीं देखनी, हमें प्रोसेसिंग देखनी सिर्फ और सिर्फ मैसेंजर आरएनए की। और आज की पूरी क्लास में जितने भी हम इसकी प्रोसेसिंग पढ़ेंगे वो सारे हम मैसेंजर आरएनए के बेसिस पे पढ़ेंगे। बताओ क्लियर कि क्या है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आपके सवालों के जवाब भी मिल गए होंगे कि एक्चुअल में हम किसकी प्रोसेसिंग कर रहे हैं और क्या कोड करते क्या नहीं करता। बोलो, पहले बात तो जवाब देना सीख लो। अगर क्लास में हो तो प्लीज रिस्पॉन्ड करो। मैं यहाँ पे पागलों की तरह एवे नहीं अपना गला वो कर रही हूँ। अगर मैं पूछ रही हूँ क्लियर है तो बताओ क्लियर है या नहीं है। मुझे नहीं पता चलेगा ना कि आप लोगों को समझ में आ भी रहा है उधर या नहीं आ रहा। आप लोग यहाँ लाइव चैट्स में बताओगे, मैं चैट्स देखूंगी तभी मुझे पता चलेगा। अगर नहीं बताओगे तो फिर कोई बात नहीं, मैं तो अपना पढ़ाऊंगी चली जाऊंगी। एट द एंड आपको लोगों के ऊपर ही पेपर देना, आप लोगों को, मुझे नहीं देना। मैंने दे लिया। और मुझे जितने भी बच्चे क्लास में, हर बच्चे से रिस्पॉन्स चाहिए प्लीज। ओके, हर बच्चे का रिस्पॉन्स चाहिए। क्लियर हो रहा है तो भी बताओ, नहीं समझ में आ रहा तो भी बताओ, बट एटलीस्ट रिस्पॉन्ड करो। नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी। ओके रूपा, क्या हो गया? चलो देखो, प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, अगर मैं बात करूं बेसिक ओवरव्यू लेते हैं, हमें यूकैरियोटिक का ही पढ़ना है, ठीक है। बट एक बेसिक ओवरव्यू लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक में बेसिकली क्या होता है। प्रोकैरियोटिक में कोई भी ऐसे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज नहीं होते, है ना। आई नो कि हमें पता है कि प्रोकैरियोटिक में कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज नहीं होते। इनके पास सिर्फ और सिर्फ इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इनका साइटोप्लाज्म होता है और एक ऐसा स्पेस होता है जहाँ पे इनका डीएनए कंसेंट्रेटेड फॉर्म में इकट्ठा होता है, जिसे हम बेसिकली न्यूक्लियोइड कहते हैं, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे जो
प्रोकैरियोटिक के केस में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में, ठीक है। बट ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूं किसके, अगर मैं बात करूं यूकैरियोटिक की, तो यहाँ पे प्रॉपर क्या है? प्रॉपर एक आप कह सकते हो कंपार्टमेंट है, ठीक है। न्यूक्लियस अलग जगह पर है, साइटोप्लाज्म में बहुत तरीके के मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, पूरा हमारा जो यूकैरियोटिक सेल होता है प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड होता है। तो यहाँ पे हर किसी स्टेप्स की, रेप्लिकेशन की, ट्रांसक्रिप्शन की, ट्रांसलेशन की, हर किसी का एक अलग अलग जगह है। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे यूकैरियोटिक के केस में बात करूँ तो जो यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन होता है, डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है वो कहाँ होता है? वो होता है हमारा न्यूक्लियस में, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन होती है हमारी कहाँ पे? न्यूक्लियस में ही होता है ये भी। और ट्रांसलेशन कहाँ होती है? वो होती है साइटोप्लाज्म में। और इनके बीच में जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस होती हैं, ये बेसिकली आपकी कुछ मॉडिफिकेशन साइटोप्लाज्म में भी होती है और कुछ मॉडिफिकेशंस हमारी कहाँ होती है? कुछ मॉडिफिकेशंस हमारे न्यूक्लियस में भी होती है, ठीक है। तो ये होते हैं इनकी स्पेसिस, ये याद रखना कि कौन सी जगह कौन से स्टेप कहाँ होता है, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस बन जाते हैं। चलो, क्योंकि मैंने अब आपको बता दिया था कि हमें सिर्फ किसकी प्रोसेसिंग पढ़नी है, हमें सिर्फ और सिर्फ प्रोसेसिंग पढ़नी है एमआरएनए की, ठीक है। तो अब हम सीधा सीधा किस पे जाएंगे? हम सीधा जाएंगे एमआरएनए की प्रोसेसिंग पे। बट बिफोर स्विचिंग द एमआरएनए प्रोसेसिंग, मैं आपको कुछ और भी इंफॉर्मेशन दे दूं, और वो मैं एक सेकेंड, आरएनए प्रोसेसिंग यहीं पे लिख देती हूँ, ठीक है। देखो, जो बेसिकली आरएनए प्रोसेसिंग होती है, इस वाले पे लिखती हूँ मैं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए। कौन सी 5 प्राइम पे होते हैं, कौन सी 3 प्राइम पे होते हैं, ये बताने जा रही हूँ मैं बेसिकली। तो देखो, आरएनए प्रोसेसिंग इन्वॉल्व, बेसिकली जो आरएनए प्रोसेसिंग होती है वो स्टूडेंट्स दो तरीके की हो सकती है। कौन कौन सी? एक प्रोसेसिंग हो सकती है हमारी 5 प्राइम पे, एक कौन सी हो सकती है? या तो वो मॉडिफिकेशन हमारी किस पे होगी? बेसिकली आरएनए प्रोसेसिंग में हम क्या कर रहे हैं? मॉडिफिकेशन ही पढ़ रहे, तो मॉडिफिकेशन एट 5 प्राइम एंड पे भी हो सकती है, और एक मॉडिफिकेशन हमारी 3 प्राइम पे भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि उसके दो दो एंड्स होते हैं। तो कुछ मॉडिफिकेशंस हमारी 5 प्राइम पे भी होती है और कुछ मॉडिफिकेशंस हमारी मॉडिफिकेशन एट 3 प्राइम एंड, 3 प्राइम एंड पर भी होती है, राइट। निरंजन जी, मैं फास्ट अभी आपके कहने पे नहीं करवा सकती ना, क्योंकि और भी बच्चे हैं। देखो, 5 प्राइम एंड पे जो होता है स्टूडेंट्स, 5 प्राइम एंड पे होती है आपकी कैपिंग, कैपिंग के अलावा यहाँ पे होती है कटिंग, और 3 प्राइम एंड पे जो मॉडिफिकेशंस होती है वो होती है हमारी पॉली एडिनाइलेशन, पॉली एडिनाइलेशन, और दूसरा इसके साथ होते हैं क्लीवेज, पॉली एडिनाइलेशन एंड क्लीवेज। ये हमारा किस पे होता है? ये हमारी 3 प्राइम पे होती है। तो 5 प्राइम पे कैपिंग होती है, और इस दोनों से पॉली एडिनाइलेशन और हमारी कैपिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब हम सबसे फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं अपना प्रोसेसिंग ऑफ एमआरएनए, क्योंकि एमआरएनए की सारी प्रोसेसिंग पढ़नी है बेसिकली हमें। तो देखिए, इन यूकैरियोटिक mRNA synthesized as a longer precursor RNA called the pre-mRNA। जो बेसिकली mRNA सिंथेसाइज होता है पहले, उससे पहले क्या बनता है? उसका प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? प्री mRNA कहते हैं, वो हमारा डीएनए से बनता है, ठीक है।
द पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट प्री mRNA इज कॉल्ड द हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए। क्यों? देखो जो प्री, यहाँ पे सिर्फ उन्होंने पॉपुलेशन की बात करी पर वहां पे mRNA बोल दिया। तो जो मैंने अभी आपको HNRNA बताया था ना, HNRNA की फुल फॉर्म क्या है? हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए। मीन्स इसके अंदर आपके और भी तरीके के होंगे, प्री आरएनए होंगे, टीआरएनए भी होंगे और आरआरएनए भी होंगे। ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन एंड प्रोसेसिंग टेक प्लेस इन न्यूक्लियस वेयर द ट्रांसलेशन मेनली अकर इन द साइटोप्लाज्म। जो बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन होते हैं वो हमारा न्यूक्लियस के अंदर, तो जो हमारा ट्रांसलेशन होता है वो हमारा साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। अब बात करें मेन प्रोसेसिंग की कि इसके में कौन कौन से इवेंट्स आते हैं, तो सबसे फर्स्ट आता है कैपिंग, जो कि किस पे होती है? 5 प्राइम एंड ऑफ द डीएनए। ठीक है, सॉरी एमआरएनए। पॉलीएडेनाइलेशन 3 प्राइम ऑफ द एमआरएनए पे होती है। स्प्लाइसिंग होती है और कुछ केमिकल मॉडिफिकेशंस होते हैं सच एज आरएनए एडिटिंग वगैरह। हमें इनमें से आज इन तीनों के बारे में पढ़ना है, फोर्थ वाले के बारे में नहीं पढ़ना। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते कैपिंग। सबसे फर्स्ट किसके? 5 प्राइम एंड पे। तो देखो अगर बात करूं मैं कैपिंग की, तो कैपिंग में बेसिकली होता क्या है? व्हेन अ सेल मेक अ न्यू एमआरएनए, जैसे किसी सेल ने एक न्यू एमआरएनए बनाया, मींस प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बनाया, ठीक है, तो उस वक्त क्या होता है? एक कैप लगती है। कैप किसकी लगती है? 5,7 मिथाइल गुआनोसिन की। मींस देखो इसके लिए मैं आपका पहले मैं आपको वो करवा देती हूँ, फ्लो चार्ट बनवाती हूँ, इसके बाद आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हाँ एक मिनट। हाँ बताओ अभी तक किसी को कोई दिक्कत है? हाँ या ना? चलो देखो फिर नहीं है तो मैं अब आपका डीएनए नहीं बना रही, सीधा मैं सीधा क्या बनाऊंगी? इससे प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट ही बनाऊंगी। ठीक है, कोई डीएनए नहीं बना रही। चलो एक बार बना देती हूँ क्योंकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। प्रोमोटर है, स्ट्रक्चरल जीन है और टर्मिनेटर है। इससे जैसे ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन के बाद आपके पास क्या बना? सबसे फर्स्ट आपके पास बनना एक प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है। प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट जैसे बनाना, तो देखो ये जो मैंने कौन सी 3 प्राइम कैपिंग किस पे थी? 5 प्राइम की थी, 3 प्राइम की थी? बताओ कैपिंग मॉडिफिकेशन 5 प्राइम की थी या 3 प्राइम की थी? 5 प्राइम की थी। ये इसका 5 प्राइम है और ये इसका 3 प्राइम है। 5 प्राइम पे क्या होते हैं? 5 प्राइम पे यहाँ पे एक मॉडिफिकेशन होती है और बेसिकली यहाँ पे क्या मॉडिफिकेशन होती है? यहाँ पे जुड़ता है मिथाइल गुआनोसिन। ये एक मॉडिफिकेशन होती है जो कि 5 प्राइम पे जुड़ जाती है, जस्ट लाइक अ कैप। किसी को एक कैप लग जाएगी, ठीक है। और बेसिकली ये होती क्यों है? ये इसलिए होती है क्योंकि इस प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट को देखो न्यूक्लियस से निकल के जाना है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। साइटोप्लाज्म में ये जो कैप लगी है ये मैच्योर ट्रांसक्रिप्ट पे जाएगी। मैच्योर ट्रांसक्रिप्ट जो कि बेसिकली हमारा आरएनए है, आरएनए न्यूक्लियस से निकल के कहाँ जाएगा? न्यूक्लियस से निकल के जाएगा साइटोप्लाज्म में, वहां पे उसके उन्हें सिंथेसिस, तो ये वहां पे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। क्यों? क्योंकि अगर ये इसके ऊपर कैपिंग नहीं होगी तो हमारे न्यूक्लियस में बहुत तरीके के एंजाइम्स हैं, आरएनएज है, जो कि बेसिकली इसको डिग्रेड कर देंगे। तो अगर इसे सेफली रखना है, बाकी साइटोप्लाज्म में जो एंजाइम्स प्रेजेंट है उनसे सेफ साइड पे से रखना है, तो इसके 5 प्राइम पे भी मॉडिफिकेशन जाती है और इसके 3 प्राइम पे भी मॉडिफिकेशन जाती है, और दोनों की दोनों मॉडिफिकेशन इसे क्या करती है? स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाने का काम करती है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट क्या होता है? देखो व्हेन अ सेल मेक अ न्यू आरएनए मॉलिक्यूल, जैसे ही सेल ने न्यू आरएनए मॉलिक्यूल बनाया यूजिंग आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, मींस यहाँ पे न्यू आरएनए मॉलिक्यूल क्या होगा? हमारा प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट होगा। जैसे आरएनए पोल ने ट्रांसक्रिप्शन करके प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बनाया, अ स्पेशल मॉडिफिकेशन हैपन एट वेरी बिगिनिंग ऑफ द एमआरएनए स्ट्रैंड। सबसे फर्स्ट मॉडिफिकेशन, सबसे स्पेशल मॉडिफिकेशन होती है। दिस मॉडिफिकेशन इज लाइक पुटिंग अ कैप ऑन एमआरएनए। ऐसा लगता है इस मॉडिफिकेशन में कि अपने एमआरएनए के ऊपर कोई कैप पहना दी है।
ठीक है। दिस कैप इज मेड अप ऑफ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल कॉल्ड 7 मिथाइल गुआनोसिन। ये जो बेसिकली कैप होती है हमारी प्राइम ट्रांसक्रिप्ट पे, यहाँ पे दैट इज 5 प्राइम, दैट इज 3 प्राइम, यहाँ पे जो होती है 7 मिथाइल गुआनोसिन की, एंड इट्स अटैच्ड टू द mRNA एट इट्स 5 प्राइम एंड, जो कि mRNA से 5 प्राइम एंड पे अटैच हो जाती है और जो कि बेसिकली क्या काम करती है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। ठीक है। As soon as the mRNA start to form, this machine basically RNA polymerase cycle make up the RNA and the same time special enzyme called the cap enzyme polymerase। देखो जब आपका ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन कौन करवाता है, आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन करवाता है। ठीक है। मैंने आपको ट्रांसक्रिप्शन के स्टेप में बताया था कि ये क्या है, ये हमारा डीएनए है, ये प्रमोटर है, ये इसका टर्मिनेटर है, थोड़ा सा जूम आउट कर दो। ठीक है। प्रमोटर है, टर्मिनेटर है और इसके साथ साथ यहाँ पे क्या है, स्ट्रक्चरल जीन है। ठीक है। यहाँ पे जो मान लो ये क्या है, ये आरएनए मॉलिक्यूल है, दैट इज आरएनए मॉलिक्यूल। ठीक है। ये आरएनए मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, ये आरएनए मॉलिक्यूल ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है, ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है, तो पीछे से क्या हो रहा है, इसके साइड साइड से हमारी प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बनता जा रहा है ना। ये क्या है, ये दिस वन इज द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, ऐसा होता है। तो जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बना है ये यहाँ से बनाता जा रहा है हमारा mRNA। ठीक है, जो कि बेसिकली प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बनाता जा रहा है, और यहाँ पे जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट पहले निकला है, क्योंकि देखो आरएनए की जो डायरेक्शन होती है, आरएनए पॉलीमरेज की डायरेक्शन जो काम करने की होती है वो क्या होती है, वो होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। मीन्स जो यहाँ पे निकला है हमारा प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, 5 प्राइम एंड पहले निकलेगा या 3 प्राइम एंड पहले निकलेगा, बताओ। 5 प्राइम एंड पहले निकलेगा प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट का या 3 प्राइम एंड पहले निकलेगा, जवाब दो। जल्दी जल्दी जवाब भी दोगे तो जल्दी जल्दी करेंगे, अगर देर में जवाब दोगे तो देर में ही होगा, पर जवाब मुझे चाहिए। ट्रांसक्रिप्शन में 5 प्राइम एंड पहले निकलेगा प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट का या 3 प्राइम एंड पहले निकलेगा, हरी अप। बोलो जल्दी। किसी को नहीं बोलना, ये किसी को पता ही नहीं है, ये समझ में आ रहा है पढ़ाया हुआ। निरंजन आप ही बताओ, रूपा, सचिन, नाम लेते तो गायब हो जाते हो, नाम क्या लिया, गायब। सिंपल सा क्वेश्चन करा था कि ट्रांसक्रिप्शन जब हो रहा है तो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट का 5 प्राइम एंड पहले निकलेगा या 3 प्राइम एंड पहले निकलेगा, वो भी नहीं बताना। ऐसे ना मुझे नहीं पता चलेगा कि तुम लोगों को समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा। खैर छोड़ो, मत बोलो। तो देखो जब भी ट्रांसक्रिप्शन होता है ना, तो जब भी हमारा प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट होता है उसका 5 प्राइम एंड पहले निकलता है और 3 प्राइम एंड बाहर में निकलता है। ठीक है। अभी जो आरएनए पॉलीमरेज है तो मीन्स 5 प्राइम एंड पहले,
नो मैम, रूपा 5 प्राइम एंड पहले आएगा, 3 प्राइम नहीं, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज का डायरेक्शन क्या है सिंथेसाइज करने की, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, तो देखो जैसे ये बाहर से निकल रहा होता है ना, तो यहीं पे वो अपना एमआरएनए बना रहा है, और यहाँ पे हमारी क्या हो रही है, यहाँ पे हमारी मॉडिफिकेशन स्टार्ट हो चुकी है। ये यहाँ पे कौन सी, यहाँ पे कैपिंग लगनी स्टार्ट हो चुकी है। एक साइड वो एमआरएनए बना ही रहा है और एक साइड हमारी कैपिंग लग रही है। ठीक है, अब देखो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड ही है जो कि हमारा क्या करता है, जो कि हमारा एमआरएनए बनाता है, और कोई सा आरएनए पॉलीमरेज नहीं बनाता। यूकैरियोटिक में मैंने आपको 3 तरीके के आरएनए पॉलीमरेज बताए थे, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 एंड आरएनए पॉलीमरेज 3। ठीक है, बेसिकली जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज 1 था वो आरआरएनए सिंथेसाइज कर रहा था, आरएनए पॉलीमरेज 2 हमारा एमआरएनए सिंथेसाइज कर रहा था, और आरएनए पॉलीमरेज 3 हमारा कौन सा सिंथेसाइज करता है, टीआरएनए। तो यहाँ पे जो हमारी क्या है, हमारा एमआरएनए सिंथेसाइज हो रहा है, तो ये कौन सा आरएनए पॉलीमरेज है, दिस इज आरएनए पोल सेकंड, मींस आरएनए पॉलीमरेज सेकंड। अब ये जो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड होते हैं ना, इसकी ना एक टेल होती है। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड का अगर मैं यहाँ पर डायग्राम बनाऊं आपके लिए, तो देखो यहाँ बना रही हूँ। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज सेकंड होता है ना, ये आपका आरएनए पॉलीमरेज सेकंड है, और इसकी ना एक टेल होती है। ये क्या है, ये आरएनए पॉलीमरेज सेकंड एंजाइम है, इसकी ये टेल है। ये टेल जब फॉस्फोराइलेट होती है ना, बेसिकली इस टेल को हम क्या कहते हैं, सीटीडी डोमेन, सीटीडी डोमेन। ये जब फॉस्फोराइलेट होती है तब जाके काम करना शुरू करती है। ठीक है, उससे पहले काम नहीं करती, मींस तब जाके इलोंगेशन करना शुरू करती है। तो इस सीटीडी डोमेन पे ना एक एंजाइम प्रेजेंट होता है। इस सीटीडी डोमेन पे क्या होता है, इस सीटीडी डोमेन पे एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, एक एंजाइम होता है जो कि बेसिकली क्या करवाता है, जो हमारा 5 प्राइम एंड पे कैपिंग का काम करवाता है। तो वो एंजाइम किस में हेल्प करता है, हेल्प इन कैपिंग, कैपिंग की मॉडिफिकेशन में ये एंजाइम हेल्प करता है। और उस एंजाइम का नाम क्या है, उस एंजाइम का नाम है हमारा स्टूडेंट कैपिंग एंजाइम कॉम्प्लेक्स। क्या नाम है, कैपिंग एंजाइम कॉम्प्लेक्स, कैपिंग एंजाइम कॉम्प्लेक्स। ये कैपिंग एंजाइम कॉम्प्लेक्स क्या करता है, जैसे क्योंकि ये आरएनए पॉलीमरेज का टेल वाले पोर्शन पे ही होता है। आरएनए पॉलीमरेज हमारा खुद एक एंजाइम है, उस एंजाइम के बाद टेल पे एक और एंजाइम बैठा होता है, कैपिंग एंजाइम कॉम्प्लेक्स। और जैसे जैसे हमारे आरएनए एमआरएनए बन के निकल रहा है, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट आ रहा है बाहर, वो साथ के साथ ही क्या करता है, ये टेल विच एंजाइम है वो वहां पे कैपिंग करवाना शुरू कर देता है, मीन्स मॉडिफिकेशन स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो अब देखो, तो वही कह रहे हैं यहाँ पे, as soon as mRNA start to form, जैसे जैसे mRNA स्टार्ट होता है बनना, द मशीन आरएनए पॉलीमरेज सेकंड मेक द आरएनए, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड हमारे आरएनए एमआरएनए बना रहे होते हैं, और उसी टाइम पे स्पेशल एंजाइम कॉल्ड द कैपिंग एंजाइम कॉम्प्लेक्स, जिसे हम सीईसी मींस कैपिंग एंजाइम कॉम्प्लेक्स कहते हैं, वो उसी टाइम पे क्या कर रहे होते हैं, वो सीटीडी टेल पे, मींस इस आरएनए पॉलीमरेज की जो सीटीडी टेल है उस पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और वही क्या करते हैं, सिंथेसाइज करना शुरू कर देते हैं। तो देखो, once the mRNA strand coming out, जैसे जैसे mRNA की स्ट्रैंड बाहर निकलती रहती है, द एंजाइम फ्रॉम द कैपिंग एंजाइम कॉम्प्लेक्स मींस वो एंजाइम जो कि सीईसी में प्रेजेंट है, मूव ऑन टू दिस न्यूली फॉर्म्ड एमआरएनए, वो न्यूली फॉर्म्ड ट्रांसक्रिप्ट, जहाँ पे न्यूली फॉर्म्ड एमआरएनए बेसिकली प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, उसके ऊपर मूव करने लगता है। ठीक है, और अपना काम शुरू करता है। और काम क्या शुरू है, उसका काम क्या है, कैपिंग करवाना, किसकी, आपके प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट की, जो कि बेसिकली 5 प्राइम एंड पर होता है। ठीक है, as soon as the 5 end of the mRNA emerge, जैसे जैसे 5 प्राइम एंड निकलता रहता है, द एंजाइम जंप इन, वो एंजाइम कूद के उसके ऊपर बैठ जाता है, एंड स्टार्ट पुटिंग द कैप मेड ऑफ 7 मिथाइल गुआनोसिन ऑन इट,
और उस पर 7 मिथाइल गुआनोसिन की कैप बनानी शुरू कर देता है। दिस कैप हेल्प टू प्रोटेक्ट द mRNA एंड असिस्ट इन द ट्रांसपोर्टेशन। ये बेसिकली क्या करता है, ये जो कैपिंग होती है, कैपिंग क्या काम करती है, कैपिंग से क्या बेनिफिट होता है? तो फर्स्ट है प्रोटेक्शन इन द साइटोसोल। सबसे पहले साइटोसोल में प्रोटेक्शन मिलती है इस कैपिंग की वजह से। और दूसरा क्या होता है, ये न्यूक्लियस से साइटोसोल में ले जाने के लिए उस प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट की हेल्प करता है। तो मीन्स दूसरा क्या है, ट्रांसपोर्टेशन में भी काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन में भी काम करता है। ठीक है, वेयर इट विल बी यूज्ड टू मेक प्रोटीन, जहां पे यही प्राइमरी जो हमारा मैच्योर ट्रांसक्रिप्ट है बेसिकली mRNA, वो प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा। तो ट्रांसपोर्टेशन कहां से कहां करवाएगा, ट्रांसपोर्टेशन करवाएगा न्यूक्लियस टू साइटोसोल, साइटोसोल में ट्रांसपोर्टेशन करवाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करता है। ये देखो, ये आपकी mRNA प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, यहाँ पे 5 प्राइम कैप लग चुकी है और ये बेसिकली 5 प्राइम कैप ऐसी होती है। अब इसका देखते हैं कि मैकेनिज्म ये होता कैसे है। तो देखो स्टेप्स, स्टेप्स इन कैपिंग रिएक्शन, क्या क्या स्टेप्स होते हैं इस कैपिंग रिएक्शन में, स्टार्ट करें। चलो ये सब मिटाना पड़ेगा पहले, स्टेप्स अच्छे से समझना। ठीक है, क्योंकि स्टेप्स थोड़े से टफ लगेंगे, तो अच्छे से समझने की कोशिश करना, ध्यान से सुनना। आई मिट जा, देखो चलो, मैं सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बना रही हूँ और कुछ नहीं। ठीक है, ये क्या है हमारा, ऐसे स्टार्ट होता रहेगा, प्री mRNA। सबसे पहले क्या आएगा, प्री mRNA आएगा, ये इसका 5 प्राइम एंड होगा और ये वाला इसका क्या होगा, ये वाला इसका होगा 3 प्राइम एंड। ठीक है, जब मैंने आपको ट्रांसक्रिप्शन करवाया था तो मैंने आपको बताया था कि ट्रांसक्रिप्शन में जो सबसे फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड लगेगा वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा होगा हमारा A या G। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन में, क्योंकि डीएनए पे क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए पे हमारा फर्स्ट प्रेजेंट होता है प्यूरिन, तो उसकी वजह से एमआरएनए पे क्या होगा, एमआरएनए पे होगा पिरीमिडिन, एमआरएनए पे क्या होगा, पिरीमिडिन। तो ऑलवेज रिमेंबर, जो हमारा प्री एमआरएनए पे सबसे फर्स्ट कह सकते हो बेस होगा, बेस पेयर, वो कोई ना कोई पिरीमिडिन ही होगा। और पिरीमिडिन में क्या क्या आते हैं, साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल। और हमें पता है कि थायमिन हमारे डीएनए में ही होता है, आरएनए में नहीं होता। ठीक है, समझ में आ रहा है जो बोल रही हूँ, ये कुछ वैसा लग रहा है कि फॉरेन से कुछ बोल रही हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पहले एक न्यूक्लियोटाइड होगा, ये हमारा सेकंड न्यूक्लियोटाइड होगा, यहाँ पे फॉस्फेट बॉन्ड होगी और यहाँ पे हमारा फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड होगा, जो कि बेसिकली क्या होगा स्टूडेंट्स, जो कि हमारा ए। ठीक है, ये हमारा ये 5 प्राइम एंड था, ये क्या था, दैट इज 5 प्राइम एंड। ये मैंने यहाँ पे जो ए और एन बनाई, ये दोनों के दोनों हमारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं। क्या है, दोनों के दोनों बोथ आर द टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, और कुछ मत समझ लेना। ठीक है, अब देखो बेसिकली यहाँ पे जो आरएनए में जो भी हमारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, एनटीपी की फॉर्म में। किस फॉर्म में होते हैं, एनटीपी की फॉर्म में। क्या हुआ, नहीं समझ में आ रहा है, आ रहा है, मुझे इतना बता दो, क्योंकि तुम लोग बार बार आ रहे हो और बार बार जा रहे हो और मुझे सब दिखाई दे रहा है, तो मुझे बता दो कि तुम्हें समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा। टफ लग रहा है तो भी मैं किसी इजी लैंग्वेज में समझाऊं, बट एटलीस्ट भी रिस्पॉन्ड।
तो देखो ये किस फॉर्म में होते हैं एनटीपी की फॉर्म में। एनटीपी की फॉर्म में मतलब कि यहाँ पे 3 फॉस्फेट होंगे, न्यूक्लियोटाइड ट्राई फॉस्फेट, यहाँ पे 3 फॉस्फेट होंगे, 3 फॉस्फेट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो एडेनिन के पास क्या होंगे, 3 फॉस्फेट होंगे, 1 2 3, आ रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, सबसे फर्स्ट क्या होगा, इस यहाँ पे एक एंजाइम आएगा दैट इज फॉस्फोलाइज 1। ये क्या करेगा, ये आपके एडेनिन पे जो 3 फॉस्फेट थे, एडेनिन पे जो ये 3 फॉस्फेट है, इन तीनों फॉस्फेट में से स्टूडेंट 2 फॉस्फेट को क्या करवाएगा, इन तीनों फॉस्फेट में से हमारा ये दैट इज अल्फा, दैट इज बीटा, दैट इज गामा फॉस्फेट, तो गामा फॉस्फेट को हटा देगा, गामा फॉस्फेट को ये हटा देगा, ठीक है। तो देखो अब जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या होगा, गामा फॉस्फेट अगर हमारा हट गया तो देखो ना जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बना, चेंज द कलर, नो, हाँ, फॉस्फेट रहेगा, एक और फॉस्फेट रहेगा, उसके बाद ए रहेगा, उसके बाद हमारा पी रहेगा, और उसके बाद हमारा कोई दूसरा एन रहेगा, ठीक है, और इसके साथ हमारा 3 प्राइम OH और दैट इज 5 प्राइम, ये बनेगा। इसने क्या करा, फॉस्फोलाइपेज 1 ने गामा फॉस्फेट रिमूव कर दिया। अब जब ये गामा फॉस्फेट रिमूव हो गया तो हमारे पास ये क्या स्ट्रक्चर बना, ये स्ट्रक्चर हमारा बना, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमारा आएगा गुनाइल साइक्लेज, इट्स साइक्लेज, नो इट्स नॉट साइक्लेज, इट इज ट्रांसफरेज, जो कि बेसिकली क्या करेगा, यहाँ पे हमारा NPA, यहाँ से हमारा ये 3 प्राइम है और यहाँ पे हमारा G जुड़वा देगा, क्या जुड़वा देगा, ग्वानिन, और इस ग्वानिन के, ये ग्वानिन कैसा होगा, ये ग्वानिन होगा हमारा मिथाइलेटेड ग्वानिन, ठीक है। तो ऐसे इसके 5 प्राइम पे क्या जुड़वा देगा, ग्वानिन जुड़वा देगा, जो कि बेसिकली कैसा होगा, हमारा मिथाइलेटेड होगा। दैट्स वाई हमने क्या बोला यहाँ पे कि हमारा जो कह सकते हो कैपिंग में 7 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप जुड़ता है ग्वानिन के, और वो क्या होते हैं 7 मिथाइल कैपिंग होती है। बताओ ये चीज समझ में आई, कैपिंग, कैपिंग समझ में आई, यस और नो, बोलो। बोलोगे, ठीक है, मतलब आपको समझ में आ गया है, ओके। तो देखो सबसे पहले क्या हुआ है, स्टेप्स की अगर मैं बात करूं तो स्टेप में क्या हुआ, आज जो भी हमारा प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट था, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट में ट्राइफॉस्फेटेज रिमूव द 5 प्राइम गामा फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम द mRNA। mRNA से क्या करा है उसने, सबसे फर्स्ट गामा फॉस्फेट रिमूव करा है, ये जो यहाँ पे गामा फॉस्फेट रिमूव हुआ है ये रिमूव करा है किसने, हमारा ट्राइफॉस्फेटेज ने। फिर इसके बाद द ग्वानिलेशन ऑफ द mRNA बाय कैपिंग एंजाइम, यहाँ पे जो कैपिंग एंजाइम्स प्रेजेंट थे उन्होंने क्या करा, उन्होंने हमारे mRNA पे ग्वानिन लगा दिया जिसके 7th पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप अटैच था, ठीक है। इट इन्वॉल्व अ रिएक्शन विद GTP, दे आर बीटा फॉस्फेटेज ऑफ GTP एंड रिलीज द पाई रिजल्टिंग इन अ 5 प्राइम ट्राइफॉस्फेट ब्रिज, जिसकी वजह से क्या हुआ, इस एंजाइम ने सबसे फर्स्ट क्या करा, गामा फॉस्फेट रिमूव करा, उसके बाद वहां पे 7 ग्वानिन लगाया, कहाँ पे, हमारे 5 प्राइम पे।
द टर्मिनल ग्वानिन इज मिथाइलेटेड, और वो टर्मिनल ग्वानिन कैसा था, मिथाइलेटेड था, मीन्स उस पे CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ था, बाय द ग्वानिन 7 मिथाइल ट्रांसफरेज। जो उस पे ग्वानिन पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा था, मैंने यहाँ पे क्या बोला, ग्वानिन पे जो मिथाइल ग्रुप जुड़ा था जिसकी वजह से वो 7 मिथाइल ग्वानिन बना, वो किसकी वजह से हुआ था, वो हमारे एक एंजाइम था जिसे हम क्या कहते हैं, ग्वानिन 7 मिथाइल ट्रांसफरेज। इस एंजाइम ने उस पे जोड़ा था, क्या इस एंजाइम ने हमारा जोड़ा था हमारे ग्वानिन पे मिथाइल ग्रुप, ठीक है। तो इस तरीके से होती है हमारी क्या, उसकी कैपिंग, ओके। बेसिकली यहाँ पे 3 तरीके की कैपिंग्स लगती हैं, स्टेजेस आती है, जो कि बहुत डिटेल में, इतने डिटेल में आपको जाना नहीं है तो आपके सर के ऊपर से निकल जाएगा। तो एक जब कैपिंग लग रही होती है तो इसमें बहुत सारे स्टेप्स आते हैं, बहुत सारे टाइप्स की कैपिंग होती है जो कि एक ही रिएक्शन में चलती रहती है। पर ये जो टाइप्स ऑफ कैपिंग है, किसी सेल में किसी तरीके से होती है, किसी सेल में दूसरे तरीके की होगी, ठीक है। जरूरी नहीं कि सारे सेल में हर टाइप की कैपिंग हो, और ये भी कंपल्सरी नहीं कि किसी भी सेल में कोई भी कैपिंग ना हो। तो देखो, सबसे फर्स्ट आता है टाइप्स ऑफ कैप में अगर बात करूं तो सबसे फर्स्ट कैप आती है कौन, सबसे फर्स्ट कैप आती है हमारे पास टाइप 0 कैप। टाइप 0 कैप में क्या होता है, बेसिकली द 7 मिथाइल गुआनोसिन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द टाइप 0 कैप। जैसे हमारे प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट पे जैसे कैपिंग हुई, मीन 7 मिथाइल गुआनोसिन स्ट्रक्चर लगा, उसके लगते प्राइमरी कैप हो जाती है, वो मीन्स उसे टाइप 0 कैप कहते हैं, ठीक है। वर्चुअली ऑल यूकैरियोटिक एमआरएनए, जितने भी यूकैरियोटिक एमआरएनए होते हैं, मीन्स हमारे आसपास जितने भी यूकैरियोटिक सेल है, उसमें जो एमआरएनए है उन सब में टाइप 0 कैप प्रेजेंट होती है, सबके सब में टाइप 0 कैप बेटा प्रेजेंट होती है, ठीक है। एमआरएनए मेड बाय मैनी एनिमल वायरसेस, और जितने भी यूकैरियोटिक उसमें तो है, बट जो हायर यूकैरियोटिक्स होते हैं उनमें इस टाइप 0 कैप के अलावा भी और तरीके की कैपिंग होती है। टाइप 0 होगी, पर टाइप 0 के अलावा और भी अगेन और भी तरीके की क्या होंगे, कैपिंग्स प्रेजेंट होंगी। वो कौन कौन सी है, टाइप 1 कैप एंड टाइप 2 कैप, ठीक है। टाइप 1 कैप में क्या होता है, टाइप 1 कैप में हमारा अ सेकंड मिथाइलेशन रिप्लेस बाय द हाइड्रोजन ऑफ 2 प्राइम OH ग्रुप। बेसिकली जो यहाँ पे 3 तरीके के मैंने आपको बताए थे, ये वाला, हाँ, जैसे अभी मैंने ए, इन दोनों के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड था, यहाँ पे कोई दूसरा न्यूक्लियोटाइड था, ठीक है, और ये हमारा क्या था, 3 प्राइम था, और यहाँ पे हमारा क्या जुड़ गया था, यहाँ पे हमारा जुड़ गया था स्टूडेंट फॉस्फेट, सॉरी यहाँ पे जुड़ गया था ग्वानिन, और ये ग्वानिन कैसा था, ये था हमारा मिथाइलेटेड, इस पे CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ था। ये जो स्ट्रक्चर है, आज बॉटनी की क्लास नहीं है कृष्णा जी, आज बॉटनी की क्लास नहीं है, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है टाइप 0 कैप। कौन सा टाइप 0 कैप, सिर्फ इस पे ग्वानिन पे ही है, पर अगर मैं इसमें क्या करूं और मॉडिफिकेशन करूं, तो यहाँ पे G, जिसके साथ हमारा मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ था, फिर इसके बाद देखो क्या है, इसके बाद है हमारा P, और उसके बाद क्या है, उसके बाद है हमारा A, फिर P, फिर N, और फिर 3 प्राइम OH। अगर ये देखो, ये जो यहाँ पे एडेनिन है, एडेनिन इज ऑल्सो टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड, है ना, बेस पेयर ही है, इसमें भी नाइट्रोजन बेस ही होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, एडेनिन पे भी हमारा 2 प्राइम OH, किस पे, 2 प्राइम OH, क्योंकि ये जो है हमारा RNA का है, और RNA में 2 प्राइम OH और 3 प्राइम OH दोनों होते हैं, इसलिए हम उसे राइबोस शुगर कहते हैं, ना कि डीऑक्सीराइबोस। तो बेसिकली यहाँ पे 2 प्राइम OH पे क्या होता है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप जुड़ता है, यहाँ पे क्या होता है, CH3 ग्रुप जुड़ता है। अब देखो यहाँ पे ग्वानिन पे भी मिथाइल ग्रुप है, हमारा एडेनिन पे भी वो मिथाइल ग्रुप है, तो बेसिकली ये कैसे हो जाते हैं, ये वाली स्टेज कहलाते हैं टाइप 1, टाइप 1 स्टेज या टाइप 1 कैप, ठीक है। अगर इसी स्ट्रक्चर को और इनलार्ज करूं और इलेबोरेट करूं, और अगर मैं अपने सेकंड न्यूक्लियोटाइड पे भी,
ये क्या है, ये सेकंड न्यूक्लियोटाइड है, सेकंड न्यूक्लियोटाइड। ये वाला कैसा था, ऊपर वाला था हमारा फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड, फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड। तो अगर सेकंड न्यूक्लियोटाइड पे भी क्या, सेकंड न्यूक्लियोटाइड पे भी मैं CH3 ग्रुप अटैच कर दूं तो ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा टाइप 2 कैप, टाइप 2 कैप। मीन्स हमारे पास टाइप्स ऑफ कैपिंग में बहुत तरीके की होती है, टाइप 0 कैप, टाइप 1 कैप, टाइप 2 कैप। ठीक है, अब देखो बेसिकली जो टाइप 0 कैप होती है, टाइप 0 कैप सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होगी। क्या, टाइप 0 कैप हमारे सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल में स्टूडेंट्स प्रेजेंट होंगी, ऑल यूकैरियोटिक mRNA। टाइप 1 कैप जो होती है, टाइप 1 कैप हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो कि बेसिकली होते हैं उनमें प्रेजेंट होती है। तो देखो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो दिस इज प्रेजेंट ऑन mRNA फ्रॉम मोस्ट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो बेसिकली टाइप 3 कैप होती है, टाइप 3 कैप हमारी सम वर्टिब्रेट्स mRNA में ही प्रेजेंट होती है, जो बेसिकली वर्टिब्रेट्स होते हैं। तो जो वर्टिब्रेट्स होंगे उसमें टाइप 2 भी प्रेजेंट होगा, टाइप 1 भी प्रेजेंट होगा और टाइप 0 भी प्रेजेंट होगा। पर जो हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है इसमें सिर्फ टाइप 1 और टाइप 0 प्रेजेंट होगा, टाइप 2 प्रेजेंट नहीं होगा। और जो बेसिकली सारे के सारे यूकैरियोटिक mRNA होते हैं उसमें टाइप 0 होगा ही होगा। ठीक है, बोलो इट इज क्लियर और नॉट, हाँ या ना बता दो। बोलो, भाई तुम लोग ना बहुत दिमाग खराब करते हो, जब बोलते ही नहीं हो ना तो बहुत दिमाग खराब होता है। चलो, फंक्शन ऑफ द कैप, कैप के अगर फंक्शन बताओ तो इट प्रिवेंट, क्या क्या फंक्शन करता है ये कैप। तो सबसे फर्स्ट काम है कि इट प्रिवेंट डिग्रेडेशन ऑफ mRNA बाय 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस। ये सबसे पहले इस जो भी हमारा mRNA बना है उस mRNA को साइटोप्लाज्म में ये एंजाइम प्रेजेंट है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस, उससे डिग्रेड होने से बचाता है। ठीक है, दूसरा द कैप बाइंडिंग कॉम्प्लेक्स मीन्स CBC बाइंड एक्सक्लूसिवली टू कैप्ड RNA। द CBC is then reorganized by the nuclear pore complex and mRNA is exported to the cytoplasm। ये बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म। तीसरा, प्रेजेंस ऑफ कैप प्रमोटर ट्रांसलेशन टू mRNA। यहाँ पे कैप प्रमोटर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि बेसिकली mRNA का ट्रांसलेशन करते हैं। ठीक है, कैप के पास क्या होंगे, कैप प्रमोटर्स होते हैं जिसके वजह से mRNA का ट्रांसलेशन होता है। और सबसे बड़ी बात है कि इट कैन इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ mRNA ट्रांसक्रिप्ट। ये सबसे बड़ा क्या, स्टेबिलिटी इंक्रीज कर देते हैं किसकी, mRNA ट्रांसक्रिप्ट की। ठीक है, तो वी हैव डन विद द कैपिंग, हमारा एक कंप्लीट हो गया है। कैपिंग में किसी को कोई दिक्कत तो आस्क मी राइट नाउ, जल्दी, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं मुझे। चलो अगली बात करते हैं पॉलीआइडिनाइलेशन की। पॉलीआइडिनाइलेशन जैसे कि कैपिंग किस पे था, कैपिंग था हमारा, कैपिंग किस पे था, 5 प्राइम पे। जो यहाँ पे पॉलीआइडिनाइलेशन है, पॉलीआइडिनाइलेशन है वो किस पे है स्टूडेंट्स, वो है हमारा 3 प्राइम पे। ठीक है, 5 प्राइम पे कैपिंग होती है, 3 प्राइम पे पॉलीआइडिनाइलेशन होता है। तो देखो when a cell create a messenger RNA, जैसे जैसे सेल ने मैसेंजर RNA मीन्स प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट क्रिएट करा in the eukaryotic organism, most of this mRNA molecule get a special addition at their tail। उनके टेल पे कुछ स्पेशल एडिशन हुए, जैसे कि ये क्या था, दैट इज यहाँ पे 5 प्राइम और यहाँ पे
3'। 5' को हम हेड रीजन भी कह सकते हैं और 3' को हम टेल भी कह सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली 5' पे होती है कैपिंग, 3' पे होता है पॉली एडिनाइलेशन। व्हाट इज पॉलीएडिनाइलेशन? पॉलीएडिनाइलेशन मीन्स बहुत ज्यादा अमाउंट्स में एडेनिन ग्रुप को अटैच करना, कहाँ पे? टेल पे। पॉलीएडिनाइलेशन हमेशा 3' मीन्स टेल वाले पोर्शन पे होता है, ठीक है। तो देखो मोस्ट ऑफ दिस mRNA मॉलिक्यूल गेट अ स्पेशल एडिशन एट देयर टेल एंड, उसके टेल एंड पे कुछ स्पेशल एडिशन हो जाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं पोली ए टेल। क्या कहते हैं? पोली ए टेल, ठीक है। However, there is an exception of specific mRNA molecule like those for histone protein. जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं ना, इसके कुछ एक्सेप्शन है। सारे के सारे mRNA पे पोली ए टेल नहीं होती, एक एक्सेप्शन है इसका, और इसका वो एक्सेप्शन है बेसिकली क्या है इसका एक्सेप्शन? कि जो बेसिकली हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स के जो mRNA होंगे, उन mRNA पे कोई भी पोली ए टेल नहीं होती। तो बेसिकली पोली ए टेल किस में एब्सेंट होती है? एब्सेंट इन RNA ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन के RNA पे कोई भी पोली ए टेल नहीं होती, ठीक है। बताओ क्लियर है? हाँ, तुम्हें क्लियर ही होगा। अगर मैं बात करूँ स्टेप्स इन पॉली एडिनाइलेशन, पॉली एडिनाइलेशन के क्या क्या स्टेप्स हैं, स्टार्ट करें, बोलो। देखो तो सबसे फर्स्ट होगा क्या? सबसे फर्स्ट होगा क्लीवेज एट 3' एंड। 3' एंड पे क्या होगी? क्लीवेज होगी, ठीक है। तो देखो फर्स्ट द mRNA molecule is cut or cleaved near the 3' end. This cutting happen at a specific location marked by the specific sequence called the polyadenylation signal sequence. ये मान लो हमारे पास क्या है? प्राइमरी ए टेल कहते हैं। क्या कहते हैं? पोली ए टेल का सीक्वेंस कहते हैं उसे। और वो सीक्वेंस क्या है? वो सीक्वेंस होता है हमारा 3' एंड पे, यहाँ पे ए ए यू ए ए ए। ये एक स्पेशल सीक्वेंस होता है जिसको बेसिकली हम क्या कहते हैं? पोली ए सीक्वेंस। क्या कहते हैं स्टूडेंट? पोली ए सीक्वेंस, ठीक है। तो देखो अब आगे, this polyadenylation signal sequence, there is another sequence that signal the exact spot where the mRNA will be cut. तो देखो just give me a minute. Okay, चलो that is our primary transcript 5', 3', ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी कैपिंग हो गई है। कैपिंग कैसे होगी बता दिया मैंने, ठीक है। 3' एंड पे क्या होता है? 3' एंड की तरफ एक स्टूडेंट्स, एक तो पहले तो हमारा एक स्पेशल सीक्वेंस होता है जो कि बेसिकली ये है, दैट इज पोली ए सीक्वेंस।
पॉली ए सीक्वेंस। और ये क्या होता है, AAU AAA, ठीक है। जस्ट इसी के क्या होता है, डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम मीन्स नीचे की तरफ, और कितना, कम से कम नहीं तो 11 से 20 न्यूक्लियोटाइड नीचे, 11 से 20 न्यूक्लियोटाइड नीचे एक और सिग्नल होता है, एक और आप कह सकते हो एक और स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, जो कि बेसिकली क्या होता है, अभी दिखाता है, देखते हैं। एक कंजर्व्ड सीक्वेंस होता है ये, दिस इज अ कंजर्व्ड सीक्वेंस, जो कि किसका होता है, जो कि होता है हमारा सी और ए का। सी मीन्स साइटोसिन और ए मीन्स हमारा एडेनिन, ठीक है। ये क्या होती है, ये होती है पॉली ए साइट। ये सीक्वेंस क्या होता है, जस्ट डाउनस्ट्रीम ऑफ द पॉली ए सीक्वेंस, पॉली सीक्वेंस के जस्ट डाउनस्ट्रीम में हमारे पास एक कंजर्व्ड सीक्वेंस होता है, जो कि हमारा क्या होता है, सी ए, ठीक है। या फिर आप इसे वाई ए भी कह सकते हो, जहाँ पे वाई आपको कोई भी पिरामिडिन होगा, ठीक है। और इसी को क्या कहते हैं, इस सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, पॉली ए साइट कहते हैं। अब इसके भी नीचे एक स्पेशल रीजन होता है, इस डाउनस्ट्रीम ऑफ पॉली ए साइट देयर इज अ रीजन GU, there is a region students, GU rich region, GU rich region, ठीक है। ये क्या है, ये हमारा कह सकते हो जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है, उस पे इतने सारे क्या है, इतने सारे साइट प्रेजेंट है। तो देखो, फॉलोइंग द पॉलीएडिनाइलेशन सिग्नल सीक्वेंस, ये वाला क्या था, ये वाला हमारा था पॉलीएडिनाइलेशन, ये वाला सीक्वेंस क्या था, दैट इज पॉलीएडिनाइलेशन सिग्नल सीक्वेंस, यही था। देयर इज अनदर सीक्वेंस दैट सिग्नल द एग्जैक्ट स्पॉट, इसके बाद क्या होता है, एक दूसरा सीक्वेंस होता है जहां पे वो बिल्कुल एग्जैक्ट स्पॉट बनाता है, किसका, वेयर द mRNA विल बी कट। दिस सीक्वेंस कंसिस्ट ऑफ लेटर 5 प्राइम YA, वेयर Y इज अ लेटर रिप्रेजेंट द pyrimidine बेस। बेसिकली क्या होता है, एग्जैक्ट जो हमारा पॉली ए टेल सीक्वेंस है, ये सिग्नल सीक्वेंस है, इसके जस्ट डाउनस्ट्रीम वो कितना, ऑलमोस्ट आपका कह सकते हो 11 to 20 बेस पेयर डाउनस्ट्रीम एक और सीक्वेंस होता है, जो कि हमारा कंजर्व्ड होता है, वो होता है हमारा पॉली ए साइट। मीन्स यहाँ पे जो वाई ए है, मैंने वाई ए की जगह यहाँ पे सी ए लिखा है, क्यों, क्योंकि बेसिकली जो आपका वाई है, वाई क्या है, वाई इज अ पिरामिडिन, वाई इज अ पिरामिडिन। और पिरामिडिन में कौन कौन से आते हैं, पिरामिडिन में आता है हमारा सी, टी और दूसरा आता है यू, ठीक है। तो ये पिरामिडिन आएगा हमारा, ये क्या है, बेसिकली पॉली ए साइट है, जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट इसी साइट पे क्या होता है, इसी साइट पे हमारा mRNA कट होता है, ठीक है। और जस्ट उसके भी नीचे और डाउनस्ट्रीम में जाएंगे, जब हम इस पॉली ए साइट के और डाउनस्ट्रीम में जाएंगे, तो देयर इज अनदर रीजन दैट इज नोन एज GU रिच रीजन, ठीक है। ये जो बेसिकली GU रिच रीजन है, और ये जो हमारा पॉली ए साइट वाला रीजन है, पॉली ए सीक्वेंस वाला, ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों बहुत सारे प्रोटीन के लिए एक अटैचमेंट साइट होते हैं। यहाँ पे बहुत तरीके के मल्टीमेरिक प्रोटीन आते हैं और अटैच करते हैं, ठीक है। अब वो कैसे करते हैं, तो वो देखो, यहाँ तक समझ में आया, तो देखो, after the mRNA is cut at specific location an enzyme called the poly A polymerase, इसमें जाने से पहले अब ये देखो जो हमने ऊपर बनाया था स्टूडेंट्स, ये हमारा 5 प्राइम, दैट इज आर 3 प्राइम, ठीक है। सबसे फर्स्ट कौन सा कलर से यूज करा था, उसी कलर को लेंगे, ग्रीन, ब्लू और ये, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने बना लिया अपना पॉली ए
सिग्नल। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमारा था पॉली ए साइट, ठीक है, पॉली ए साइट थी। फिर उसके लास्ट में हमारे पास क्या था, यहाँ पे था हमारे स्टूडेंट्स जियो रिच रीजन, ठीक है। मैंने बोला पॉली ए सिग्नल और जो हमारा जियो रिच रीजन होता है, इन दोनों जगह पे आके मल्टीमेरिक प्रोटीन बाइंड होते हैं, जो कि बेसिकली क्या करवाते हैं, इसमें मदद करवाते हैं पॉली एडिनाइलेशन में। तो देखो जो हमारा जियो रिच रीजन पे जो के प्रोटीन बाइंड होता है, दैट इज नोन एज CPSF, CPSF। और यहाँ पे जो एक प्रोटीन आके बाइंड होता है, इट इज नोन एज CSTF। बोथ इज द एग्जाम्पल ऑफ मल्टीमेरिक प्रोटीन। ये इसके अगर फुल फॉर्म लिखूं तो इट इज नोन एज CPFS मीन्स क्लीवेज एंड polyadenylation, cleavage and polyadenylation specificity factor, क्लीवेज एंड पॉलीएडिनाइलेशन स्पेसिफिसिटी फैक्टर, ठीक है, किसकी फुल फॉर्म है, CPSF की। अगर मैं CSTF की फुल फॉर्म लिखूं तो इट इज नोन एज क्लीवेज स्टिमुलेटिंग फैक्टर। क्या है, क्लीवेज स्टिमुलेटिंग फैक्टर, ठीक है। ये क्या है, ये दोनों के दोनों हमारे मल्टीमेरिक प्रोटीन है। अब देखो ये आके हमारा पॉली ए सिग्नल पे CPSF बाइंड हुआ है और जियो रिच रीजन पे आके हमारा CSTF बाइंड हुआ है, ठीक है। तो देखो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा जो बाइंडिंग हो गई है, बाइंडिंग के बाद ये दोनों आपस में क्या करते हैं, जस्ट बिकॉज ये प्रोटीन है तो प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन शो करते हैं। क्या, ये दोनों के दोनों हमारे क्या है, दोनों के दोनों हमारे प्रोटीन्स हैं, CPSF और CSTF, दोनों के दोनों प्रोटीन है तो प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन शो करते हैं। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे सर्कुलाइज करवा देते हैं, किसको, सर्कल फॉर्म में डाल देते हैं हमारे प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट को। तो यहाँ पे देखो बेसिकली क्या होता है, हमने ऊपर कौन सा कलर का बनाया है, हाँ ग्रीन से। तो देखो ऐसे हो जाता है, ये हमारा प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट ऐसे हो जाता है। और यहाँ पे हमारा आ जाता है सबसे फर्स्ट, दैट इज पॉली ए सिग्नल। यहाँ पे हमारा आ जाता है पॉली ए साइट। और यहाँ पे हमारी जी क्या आ जाती है, यहाँ पे हमारा आ जाता है जियो रिच रीजन, ठीक है। यहाँ पे हमारे प्रोटीन बाइंड हुई थी, ठीक है, क्या बाइंड हुई थी, यहाँ पे हमारी प्रोटीन बाइंड हुई थी CPSF और दूसरी थी हमारे स्टूडेंट्स CSTF। इन ये दोनों प्रोटीन है तो प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन करने की वजह से इन्होंने क्या करा है, हमारे ट्रांसक्रिप्ट को सर्कुलर फॉर्म में कर दिया है। ये कैसे होगी, सर्कल फॉर्म में आ गई है। अब सर्कल फॉर्म में आने के बाद देखो क्या होता है यहाँ पे बेसिकली, यहाँ तक पहले समझ में आया, ये बताओ, इतना समझ में आया तो आगे बताऊं फिर, बोलो, आया, बोलो।
नहीं बोलोगे, ठीक है। तो देखो अब पढ़ लेते हैं जरा थियोरी कि क्या हुआ था। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था। आफ्टर द mRNA is cut at specific location, आफ्टर द mRNA cut at the specific location, वो स्पेसिफिक लोकेशन क्या है? वो स्पेसिफिक लोकेशन है हमारी पॉली ए साइट। An enzyme called the poly A polymerase, poly A polymerase get to work. It adds a long tail of adenine. जैसे यहाँ पे स्पेसिफिक लोकेशन से कट होता है, कौन सी लोकेशन? जो यहाँ पे सर्कुलाइज हुई है, यहाँ से हमारा, यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से एंडोन्यूक्लियस आता है, एंडोन्यूक्लियस आता है और वो क्या करता है, इस साइट पे कट लगा देता है। जैसे सेट पे कट लग गया, कट लगने के बाद हमारे पास दो तरीके के ट्रांसक्रिप्ट बन जाते हैं, ये वाला अलग हो जाएगा और ये वाला अलग हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या क्या बना इसके बाद। इसका जब कट लगा तो हमारे पास दो बन गए, कौन कौन से? ये वाला था हमारा क्या, पॉली ए सिग्नल, और इस वाले पे क्या था, जियो रिच रीजन। ठीक है, और ये क्या बन गया है, ये हमारा यहाँ पे कैप लगी है, दैट इज 5', यहाँ पे हो गया 3'OH, और ये वाला हमारा, ये वाला जो फ्रेगमेंट है ये हो जाता है डिग्रेड, हो जाता है, इसका कोई काम नहीं होता, ये हो जाता है डिग्रेड। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा एंजाइम आता है, कौन सा? हमारा एंजाइम आता है पॉली ए पॉलीमरेज का, ये देखो पॉली ए पॉलीमरेज आता है और वो अपना काम करता है। वो काम क्या करता है? लॉन्ग टेल ऑफ एडेनिन न्यूक्लियोटाइड टू द न्यूली कट एंड ऑफ द एमआरएनए, एक लंबी से टेल बना देता है, किसकी? एडेनिन की। किस पे? हमारे कट आरएनए पे। दिस टेल इज कॉल्ड द पॉली ए टेल, और इसी टेल को हम क्या कहते हैं? पॉली ए टेल कहते हैं, जो कि ऑलमोस्ट कितनी होती है? 250 एडेनिन न्यूक्लियोटाइड्स की बनी होती है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ है, जब यहाँ पे हम कट हो गया है, एंडोन्यूक्लियस ने आके वो पॉली ए साइट पे कट करा, तो यहाँ पे 3'OH आया। 3'OH पे क्या होगा? 3'OH पे हमारा आएगा पॉली ए पॉलीमरेज, पॉली ए पॉलीमरेज, जो कि बेसिकली क्या करवाएगा, ये एक तरीके का एंजाइम है, इट इज अ टाइप ऑफ एंजाइम, जो कि क्या करेगा, ये ऐड करेगा, ऐड 250 एडेनिन न्यूक्लियोटाइड्स को, 250 न्यूक्लियोटाइड्स को ऑलमोस्ट ऐड करेगा, और यही स्ट्रक्चर जो बनेगा, इसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? इसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पोली ए टेल। तो हमारा फाइनली पोली ए टेल बन जाता है। ठीक है, समझ में आया? बताओ, बोलो, आया? ठीक है, तो आगे देखो, as soon as this poly A tail is added, जैसे ये poly A tail बन जाता है, अब bunch of protein called the poly A binding protein, बहुत सारे poly A binding protein जिसे बेसिकली हम क्या कहते हैं? PABP means poly A binding protein immediately attached to themselves of the poly A tail, वो सारे के सारे यहाँ पे देखो क्या होगा, ये poly A tail बना इस वाले पे, दैट इज 5', और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉली ए टेल हमारा बन गया। ठीक है, ये हो गया हमारा 3'। यहाँ पे जैसे ही बना, बहुत सारे क्या होंगे यहाँ पे आके अटैच हो जाएंगे, PABP, पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन आके यहाँ पे अटैच हो जाते हैं, और क्या काम करेंगे? तो देखो, this sequence involved in this process, the polyadenylation signal sequence, the sequence marking the cleavage site and the geo rich sequence, ये सारे मैं बता चुकी हूँ आपको, ये वाले सारे मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो बाइंडिंग प्रोटीन्स आएंगे तो बाइंडिंग करवाने का काम करेंगे पॉली ए टेल का, समझ गए? बोलो,
अंडरस्टूड और नॉट? चलो, तो हमारा सेकंड भी खत्म हो चुका है, जो कि बेसिकली क्या था, एडिनाइलेशन। कैसे हो गया मैंने बता दिया। थर्ड की तरफ मूव करते, जो कि बेसिकली कैसी है हमारी, स्प्लाइसिंग। अब इस स्प्लाइसिंग में देखो क्या होगा, हमारे पास जो बेसिकली प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट होता है, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट होता है, इस प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट में क्या होता है, इस प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट में एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों होते हैं, ठीक है। और हमें फाइनल में जरूरत किसकी होती है, फाइनल हमें जरूरत होती है सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन्स की। तो हमारे इसके क्या करवाते हैं, इसके करवाते हैं स्प्लाइसिंग। इसकी क्या करवाते हैं हम, स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग करवाई इसकी। और जब स्प्लाइसिंग करवा के हमारे पास जो मैच्योर ट्रांसक्रिप्ट आता है, मैच्योर ट्रांसक्रिप्ट, उसमें हमारे पास सिर्फ क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास होते हैं एक्सॉन E1 E2 E3 E4। ये क्या है, मैच्योर ट्रांसक्रिप्ट। तो यहाँ पे ये स्प्लाइसिंग की मदद से इंट्रॉन्स का रिमूवल होता है। ये स्प्लाइसिंग दो तरीके की हो सकती है, दिस इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज द constitutive splicing, constitutive splicing, और second one is the alternative splicing। पहली कौन सी होती है, पहली होती है constitutive splicing, दूसरी होती है alternative splicing। What is constitutive splicing? constitutive splicing जो होती है बेसिकली, वहां पे जो हमारा मैच्योर ट्रांसक्रिप्ट बना है, ये एक ही तरीके का बनेगा, और इससे जो प्रोटीन होगा वो भी सिर्फ एक ही तरीके का बनेगा। मीन्स प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट से जो हमारा अगर प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट में हमारे कंस्टिट्यूटिव स्प्लाइसिंग होती है, तो उससे जो हमारा मैच्योर ट्रांसक्रिप्ट बनेगा वो एक ही तरीके का बनेगा, और उस मैच्योर ट्रांसक्रिप्ट से जो प्रोटीन होगा वो भी हमारा सिर्फ एक ही तरीके का बनेगा। तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो इस स्प्लाइसिंग को हम क्या कहते हैं, कंस्टिट्यूटिव स्प्लाइसिंग। ये ज्यादातर बैक्टीरिया वगैरह में होते हैं, मीन्स प्रोकैरियोटिक सेल में होती है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग की, तो अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग पे जो हमारा प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट से मैच्योर ट्रांसक्रिप्ट बना वो एक से ज्यादा होगा, ठीक है। और उस जब अगर एक से हमारे पास मैच्योर ट्रांसक्रिप्ट होगा, तो वो हर ट्रांसक्रिप्ट क्या करेगा, हर ट्रांसक्रिप्ट अलग अलग प्रोटीन के लिए कोड करेगा। तो ये जो स्प्लाइसिंग होती है, इस टाइप की स्प्लाइसिंग में प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट से मल्टीपल टाइप्स के मैच्योर ट्रांसक्रिप्ट बनते हैं, और वो मैच्योर ट्रांसक्रिप्ट जो मल्टीपल टाइप्स के बने हैं वो मल्टीपल टाइप्स के प्रोटीन के लिए कोड करेंगे, ठीक है। ये हमारा होता है यूकैरियोटिक सेल में। तभी हमारे पास ऑलमोस्ट 25,000 टू 35,000 जीन्स होते हैं, बट जो हमारी बॉडी में प्रोटीन होते हैं वो ऑलमोस्ट 60 टू 65,000 होते हैं। तो इतना ज्यादा वेरिएशन किस वजह से आता है, इतना ज्यादा वेरिएशन आता है हमारा अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग की वजह से। बोलो, समझ में आया? तो इसमें तो आई थिंक मेरे पास पेज भी नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, उन्हें स्प्लाइसिंग को वन बाय वन करके पढ़ना है। देखिए स्टार्ट करते हैं। Transcription and processes which include splicing of the newly made mRNA occur in the nucleus। ट्रांसक्रिप्शन और स्प्लाइसिंग दोनों कहाँ होते हैं, दोनों के दोनों होती है हमारे न्यूक्लियस ऑफ द सेल में, ठीक है। वंस अ मैच्योर आरएनए ट्रांसक्रिप्ट इज मेड, इट इज ट्रांसपोर्टेड टू द साइटोप्लाज्म। जैसे हमारा मैच्योर आरएनए बना, वो तुरंत ही क्या हो जाएगा, वो तुरंत ही हमारा साइटोप्लाज्म में चला जाएगा। ये देखो, ये पूरा सेल है, सेल के अंदर ये है हमारा न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूक्लियस के अंदर हमारा डीएनए है, डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन हुआ, हमारा प्री एमआरएनए बना, प्री एमआरएनए से आरएनए की प्रोसेसिंग हुई, जिसमें यहाँ पे कैपिंग लग गया, पीछे पॉली ए टेल लग गया, और बीच में देखो यहाँ पे इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स दो अलग अलग कलर के सीक्वेंसेस दिखा रखे हैं। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कौन सा सीक्वेंस चाहिए, देखो दैट वन इज द E1, दैट इज E2,
और इसके बीच में ये I1। तो देखो हमें सिर्फ और सिर्फ E1 और E2 चाहिए था, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आरएनए प्रोसेसिंग हुई, यहाँ पे सबसे फर्स्ट कैपिंग लग गई। ठीक है, ये जो ब्लू वाला है, ये ब्लू वाला आपका पॉली ए टेल है, और बीच में दोनों के दोनों एक्सॉन आपस में आके जुड़ गए, रिमूवल हो गया किसका, इंट्रॉन्स का। ठीक है, और इंट्रॉन्स का रिमूवल जो हुआ, ये हुआ स्प्लाइसिंग के थ्रू। तो चलो अब इस स्प्लाइसिंग को देखते हैं। और जब ये मैच्योर ट्रांसक्रिप्ट बन गया, मैच्योर आरएनए बन गया, तो ये कहाँ पे चला गया, ये चला गया हमारा साइटोप्लाज्म में, जहाँ पे इसकी क्या होगी, जहाँ पे होगी इसकी स्टूडेंट्स ट्रांसलेशन। इस मैच्योर आरएनए का क्या होगा, इस मैच्योर आरएनए का होगा ट्रांसलेशन। और देखो ये हमारे क्या निकल रहा है, ये हमारे पॉलीपेप्टाइड मीन्स प्रोटीन निकल रहे हैं। और ये क्या है, ये हमारे राइबोसोम्स है। ठीक है, क्या है ये, राइबोसोम्स है, यही प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो चलो देखते हैं। अभी तो किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो, और नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, मोस्ट यूकैरियोटिक जीन्स एंड देयर प्री एमआरएनए, जितने भी यूकैरियोटिक जीन्स होते हैं और उसके एमआरएनए होते हैं, कंटेन नॉन कोडिंग स्ट्रेच ऑफ न्यूक्लियोटाइड और रीजंस दैट आर नॉन मेड टू बी प्रोटीन। जितने भी हमारे पास जेनेटिक मटेरियल है, जितने भी हमारे पास प्री एमआरएनए है, उन सब में नॉन कोडिंग सीक्वेंस होते हैं, जो कि बेसिकली क्या कहलाते हैं, हमारे इंट्रॉन्स। तो वही कह रहा है कि हर प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट के पास, जो कि बेसिकली हमारा प्री एमआरएनए होगा, उनके पास नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं। ठीक है, These non-coding segments are called introns. इन non-coding segments को हम क्या कहते हैं, introns कहते हैं, and must be removed before the mature mRNA can be transported to the cytoplasm. और रिमूव कर दिए जाते हैं जब इसे मैच्योर आरएनए में कन्वर्ट होना होता है, प्राइमरी आरएनए को और मैच्योर आरएनए में, तो यही इंट्रॉन्स रिमूव हो जाते हैं और उसके बाद ही जाके कहाँ होते हैं, साइटोप्लाज्म में जाते हैं। The stretch of DNA that do not code for amino acid in protein are called the exon. और डीएनए का वो स्ट्रेच या वो सेगमेंट जो कि आगे चल के प्रोटीन के लिए कोड करता है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है एक्सॉन। इस प्रोसेस में क्या होता है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस स्प्लाइसिंग इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द प्री एमआरएनए बाय द स्प्लाइसोसोम्स। बेसिकली यहाँ पे जो इंट्रॉन्स का रिमूवल होता है हमारे प्री एमआरएनए में, वो किसके थ्रू होता है, वो होता है हमारा स्प्लाइसोसोम्स के थ्रू। ठीक है, और इस जो बेसिकली एक्सॉन्स आर स्प्लाइस्ड बैक टुगेदर, सारे एक्सॉन्स आपस में आके ज्वाइनिंग शो करते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं। इफ द इंट्रॉन आर नॉट रिमूव्ड, अगर इंट्रॉन्स को रिमूव नहीं करा गया, द आरएनए वुड बी ट्रांसलेटेड इनटू नॉन फंक्शनल प्रोटीन। तो बेसिकली अगर हमने अपने मैच्योर आरएनए से इंट्रॉन्स को रिमूव नहीं करा, तो उस मैच्योर आरएनए से जो प्रोटीन बनेगा वो नॉन फंक्शनल होगा। क्यों, क्योंकि इसमें आधा फंक्शनल सेगमेंट है, आधा नॉन फंक्शनल सेगमेंट है, फिर फंक्शनल है, फिर नॉन फंक्शनल है। तो जो बेसिकली हमें प्रोटीन मिलेगा वो भी हमें नॉन फंक्शनल मिलेगा, इस वजह से हमें इंट्रॉन्स को रिमूव करना होता है। तो स्प्लाइसिंग अकर इन द न्यूक्लियस बिफोर द आरएनए माइग्रेट टू द साइटोप्लाज्म। स्प्लाइसिंग न्यूक्लियस के अंदर होती है, तब जाके आरएनए का माइग्रेशन होता है। वंस स्प्लाइसिंग इज कंप्लीट, जैसे स्प्लाइसिंग कंप्लीट हो जाती है, द मैच्योर आरएनए इज ट्रांसपोर्टेड टू द साइटोप्लाज्म वेयर राइबोसोम्स ट्रांसलेट द आरएनए इनटू प्रोटीन। ठीक है, अब चलिए देखते हैं एमआरएनए स्प्लाइसिंग होती कैसे है। सबसे फर्स्ट प्री एमआरएनए का ट्रांसक्रिप्ट है हमारे पास, यहाँ पे ये देखो, ये एक्सॉन है, ये एक्सॉन है, बीच में क्या है, बीच में इंट्रॉन्स है। ठीक है, दो द प्री एमआरएनए ट्रांसक्रिप्ट कंटेन बोथ इंट्रॉन एंड एक्सॉन। दोनों प्राइमरी जो प्री एमआरएनए है उसने क्या, उसके पास इंट्रॉन्स पे और एक्सॉन्स पे। द इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग। इन दिस एग्जांपल द प्री एमआरएनए कंटेन 2 एक्सॉन एंड 1 इंट्रॉन्स। अब देखो बेसिकली इंट्रॉन्स जो होते हैं, इंट्रॉन्स के पास कुछ कंजर्व्ड सीक्वेंसेस होते हैं। कौन कौन से, जो कि स्प्लाइसिंग की प्रोसेस को गाइड करते हैं। अब वो दो कंजर्व्ड सीक्वेंस कौन से होते हैं, वो होता है हमारा फर्स्ट होता है 5 प्राइम पे GU सीक्वेंस और 3 प्राइम पे होता है स्टूडेंट्स AG सीक्वेंस। तो देखो यहाँ पे 5 प्राइम पे GU सीक्वेंस और 3 प्राइम पे AG सीक्वेंस है, और इन दोनों सीक्वेंस के बीच में एक बैंड साइट है जो कि बेसिकली A है। ठीक है, तो वही कह रहा है 5 प्राइम पे आपका GU सीक्वेंस होता है जो कि बेसिकली 5 स्प्लाइस साइट होती है,
और एक ए ब्रांच साइट होती है जो कि बेसिकली कैसे होती है, पिरिमिडिन रिच होती है। पिरिमिडिन रिच मीन्स कि सी टी या यू सी होगी, और टी तो एब्सेंट होता है तो सिर्फ और सिर्फ सी और यू होगी, ठीक है। तो बेसिकली पिरिमिडिन रिच साइट होती है, और एक ऐसा रीजन होता है ए जी सीक्वेंस का। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास दो इंट्रॉन्स, हमें दो एक्सॉन्स है, उसके बीच में हमारा एक इंट्रॉन है। इंट्रॉन के पास कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होते हैं, जैसे कि 5 प्राइम पे स्प्लाइस साइट होगी, 3 प्राइम स्प्लाइस साइट होगी। जो 5 प्राइम स्प्लाइस साइट होगी वो हमारी जी यू रिच होगी, और जो 3 प्राइम होगी वो हमारी ए जी रिच होगी। और इन दोनों के बीच में एक ब्रांच साइट होगी जो कि बेसिकली कैसी होगी, पिरिमिडिन रिच होगी, ठीक है। बोलो। फिर इसके बाद देखो क्या होगा, अ लार्ज प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नोन एज द स्प्लाइसोसोम। फिर एक प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स आता है जिसे बेसिकली क्या कहते हैं, स्प्लाइसोसोम कहते हैं। कंट्रोल एमआरएनए स्प्लाइसिंग, जो कि एमआरएनए की स्प्लाइसिंग को कंट्रोल करता है। कैसे? द स्प्लाइसोसोम इज कंपोज्ड ऑफ अ पार्टिकल मेड अप ऑफ बोथ आरएनए एंड प्रोटीन। ये जो बेसिकली स्प्लाइसोसोम होता है, स्प्लाइसोसोम, ये हमारा किससे बना होता है, आरएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर बना होता है, ठीक है। जो कि बेसिकली कैसे होते हैं, स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। अब देखो ये आरएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर बना है, तो इस वजह से हम इन्हें क्या कहते हैं, इन स्प्लाइसोसोम को राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन कहते हैं, या फिर एसएन आरएनए, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, या दूसरा नाम ले सकते हैं एसएन आर एन पीज, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो स्प्लाइसोसोम्स होते हैं या फिर एसएनआरएनपीज होते हैं, वो क्या करते हैं, वो एक कंजर्व्ड सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं विद इन द इंट्रॉन, ठीक है, एंड क्विकली बाइंड दिस सीक्वेंस वंस द प्री एमआरएनए इज मेड एंड इनिशिएट स्प्लाइसिंग। और तुरंत वो उससे बाइंड हो जाते हैं, एक कंजर्व्ड सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेंगे और उससे बाइंड हो जाएंगे। द स्प्लाइसोसोम इज बिल्ड इन डिस्टिंक्ट स्टेप्स। फर्स्ट, ये जो स्प्लाइसोसोम बनता है, मतलब कि जो बाइंडिंग होती है डिफरेंट स्टेप में होती है। पहले कौन सी है, U1 SNRP मीन सबसे फर्स्ट जो कि U1 स्प्लाइसोसोम है वो आता है, वो बाइंड होगा हमारा 5 प्राइम स्प्लाइस सेट पे, और उसके बाद एक आता है U2 SNRP जो कि ब्रांच सेट पे आके बाइंड हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, फिर इन दोनों की बाइंडिंग के बाद कौन सी, U1 और U2 की बाइंडिंग के बाद बहुत सारे नंबर में आ जाएंगे हमारे पास स्प्लाइसोसोम्स। कौन कौन से, देखो, a number of other SNRNPs U4, U6 and U5 bind to the pre-mRNA। ये देखो U1 भी है, U2 भी है, U2 के साथ U4 भी आ गया, U5 भी आ गया, U6 भी आ गया, एक पूरा क्या बना लिया इन्होंने, कॉम्प्लेक्स बना लिया, ठीक है। तो bind to pre-mRNA transcript forming the mature स्प्लाइसोसोम कॉम्प्लेक्स। और ये जो कॉम्प्लेक्स बना है ये क्या है हमारा, ये है हमारा स्टूडेंट्स मैच्योर स्प्लाइसोसोम कॉम्प्लेक्स, ठीक है। फिर दिस कॉज द इंट्रॉन टू फॉर्म अ लूप एंड ब्रिंग द 5 प्राइम स्लाइड एंड 3 प्राइम, एक लूप की तरह ये कॉम्प्लेक्स बन गया है। इसके बाद अब क्या होगा, जैसे असेंबल होंगे, नाउ दैट द स्प्लाइसोसोम इज असेंबल्ड स्प्लाइसिंग कैन बिगिन, स्प्लाइसिंग शुरू हो जाएगी। फर्स्ट द 5 प्राइम ऑफ द इंट्रॉन इज कट, सबसे पहले वो 5 प्राइम वाला कट होगा, जहाँ पे 5 प्राइम पे था 5 प्राइम वाला स्प्लाइस सेट सबसे फर्स्ट कट होगा। द GU एंड ऑफ द इंट्रॉन इज देन कनेक्टेड टू द ए ब्रांच साइड। तो ये देखो जो 5 प्राइम पे था, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था हमारा GU, और उधर क्या था, उधर था हमारा AG, और बीच में था हमारा A। यहाँ से सबसे फर्स्ट कट होगा, फर्स्ट कट होगा यहाँ से, जैसे कट हो गया तो आपस में क्या हो गए, G और AG वाले एक साथ जुड़ गए, ठीक है, विच क्रिएट अ लेरिएट स्ट्रक्चर, जो इसकी वजह से देखो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना है, जिस स्ट्रक्चर को हमने क्या नाम दिया है, लेरिएट स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसके बाद देखो क्या हुआ, एट दिस स्टेज the U1 and U4 SNRPs are released at the 5 prime, splat size is clipped।
उसके बाद ये हमारे जो U1 और U2 सॉरी U1 एंड U4 NSRNPs थे, उन्होंने भी 3 प्राइम स्प्लाइस साइट पे कट करा और उसके बाद वो रिलीज हो गए। वंस द इंट्रॉन हैज बीन फुल्ली क्लिव्ड, जैसे ही इंट्रॉन्स पूरा फुल्ली क्लिव्ड हो गया, फिर द 2 एक्सॉन्स आर अटैच्ड टू ईच अदर, दोनों के दोनों एक्सॉन्स आपस में आके अटैच हो गए, ठीक है। और द इंट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ लेरिएट इज रिलीज्ड अलोंग विथ U2, U5 एंड U6 NSRPs। तो जो बेसिकली ये जो हमारा एक्सॉन इंट्रॉन था, ये इंट्रॉन किस फॉर्म में रिलीज हुआ, ये फॉर्म में लेरिएट फॉर्म में रिलीज हुआ, किसके साथ, U2, U5 और U6 के साथ रिलीज हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हुआ, द इंट्रॉन विल बी डिग्रेडेड एंड SNRPs इज यूज्ड अगेन टू स्प्लाइस अदर प्री mRNA। और ये जो बेसिकली इंट्रॉन था, ये इंट्रॉन डिग्रेड हो जाएगा और जितने भी हमारे स्प्लाइसोसोम्स थे U1, U2, U3, U4, U5, U6, ये सारे के सारे रिलीज हो जाएंगे इसका डिग्रेडेशन करवाने के बाद, और फिर ये जाके अगले स्प्लाइसोसोम पे अगले कह सकते हो इंट्रॉन को रिमूव करवाने का काम करेंगे। तो इस तरीके से साइकिल चलती रहती है और हमारे एक्सॉन के बीच में से जो इंट्रॉन है वो रिमूव होते रहते हैं और एक्सॉन्स आपस में आके अटैच होते रहते हैं, और इस तरीके से चल के फिर एक मैच्योर ट्रांसक्रिप्ट बनता है, ठीक है। तो और अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग बताओ, पहले यहां तक समझ में आया, बोलो, यहां तक आया समझ में, हाँ या ना तो बोल दो भाई। ठीक है, आ गया होगा। बात करते हैं, क्या बात करते हैं, अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग की। अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग में क्या होता है, अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग में स्टूडेंट्स, जो हमारा प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट होता है, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट से जब इंट्रॉन्स का रिमूवल होता है और एक्सॉन्स आपस में आके कंबाइन होते हैं, तो एक प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट से मल्टीपल टाइप्स के मैच्योर ट्रांसक्रिप्ट बनते हैं, और वो मल्टीपल टाइप्स के मैच्योर ट्रांसक्रिप्ट मल्टीपल टाइप्स के लिए प्रोटीन कोड करते हैं, ठीक है। हेलो विनोद जी, हाय मैम न्यू, चलो चलो। तो अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग बेसिकली क्या होता है, व्हाट इज अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग, it is a fundamental process in a molecular biology that allows a single gene to produce multiple mRNA transcript। कैसे, देखो, that is promoter, that is terminator, ठीक है। यहाँ पे E1, E2 सॉरी E1, यहाँ पे I1, फिर ये E2, I2, E3, ठीक है। ये क्या है, ये हमारा स्ट्रक्चरल जीन है और प्रमोटर सीक्वेंस है, बेसिकली हमारा DNA है। इसका ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ट्रांसक्रिप्शन हुआ, तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या हुआ, ट्रांसक्रिप्शन में E1, I1, A2, I2, E3 और साथ में I3, ये बन गया, ठीक है। जैसे ये बना, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा स्टूडेंट्स इसके कह सकते हो स्प्लाइसिंग। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ही तरीके का प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है, एक ही तरीके का है, एक ही तरीके का हमारे पास प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है, ठीक है। इसके स्प्लाइसिंग के बाद ना जो हमारे पास अल्टरनेटिव अलग अलग तरीके के मैच्योर ट्रांसक्रिप्ट आएंगे, जैसे कि हमारे पास E3 तक है ना, तो E1, E2, E3,
फिर दूसरा ऐसा भी हो सकता है E2 पहले आके लग जाए, E3 उसके बाद और E1 पहले। फिर ये ऐसा भी हो सकता है E1 E3 E2, या फिर ऐसा भी हो सकता है E1 E2 E3। तो मीन्स देखो, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट एक ही था, उससे हमारे मैच्योर ट्रांसक्रिप्ट एक से ज्यादा बन गए। और ये जितने भी मैच्योर ट्रांसक्रिप्ट बने हैं, ये सारे के सारे अलग अलग प्रोटीन के लिए कोड करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे सीक्वेंस जब सबके अलग अलग हो गए हैं, तो अलग अलग प्रोटीन कोड होंगे। तो जब एक प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट एक से ज्यादा मैच्योर ट्रांसक्रिप्ट बनाता है, और वो मैच्योर ट्रांसक्रिप्ट अलग अलग प्रोटीन के लिए कोड करते हैं, तो ये जो स्प्लाइसिंग होती है, ये स्प्लाइसिंग होती है हमारी अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग। और इसी स्प्लाइसिंग की वजह से स्टूडेंट्स हमारे पास ऑलमोस्ट जीन होता है 25,000 जीन्स है, बट जो हमारे बॉडी में प्रोटीन कोड होते हैं वो ऑलमोस्ट 65,000 टू 70,000 प्रोटीन कोड होते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन ऑफ अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग। ठीक है, बोलो। आप चाहे तो इस वाले डायग्राम में भी देख सकते हो, जो कि थोड़ा सा ब्लर है। एक्सॉन, फिर एक्सॉन 2, एक्सॉन 3, एक्सॉन 4 और एक्सॉन 5। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, इससे आरएनए बना, आरएनए से अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग होगी। देखो 1 2 3 4 5 एक्सॉन के, फिर यहाँ पे 1 2 4 5 हो गए, 3 हट गया, यहाँ पे 1 2 3 5 हो गया, 4 हट गया। ठीक है, तो ये देखो, ये सारे के सारे अलग अलग प्रोटीन के लिए कोड कर रहे हैं। इस प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखो ये अलग है, इस प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखो ये अलग है, इस प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखो ये अलग है। तो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट एक ही था हमारे पास, पर उसमें अल्टरनेटिव जगह पे स्प्लाइसिंग होने की वजह से हमने क्या कर दिया, इस यहाँ पे मल्टीपल टाइप्स के प्रोटीन कोड हो गए। तो इस स्प्लाइसिंग को हमने क्या बोला, अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग बोला। ठीक है, बताओ। तो वी हैव डन विद आर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, हमने सारी पढ़ ली है। एनी डाउट किसी को भी? बोलो। नहीं है तो ठीक है, तो फिर चलिए आज का सेशन फिर यही कंप्लीट करते हैं। अगर आप लोगों को कोई डाउट नहीं है तो वेल एंड गुड, मेरे सब कुछ समझ में आ गया है। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम पे, जिसका स्कैनर मैंने यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा दिया है। आप इस स्कैनर को स्कैन करके हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको सारी की सारी पीडीएफ मिल जाएगी, और मेरी क्लास स्टार्ट होने से पहले मेरी क्लास के लिंक मिल जाएंगे। तो प्लीज़ ज्वाइन माई टेलीग्राम। और अगर आप इस स्कैनर से नहीं ज्वाइन कर पा रहे हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आज का सेशन कंप्लीट करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा है, थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल रहा है, बेनिफिशियल रहा है, तो प्लीज़ इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग फॉर एडवर्सिटी को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। बी हैप्पी, बी सेफ, थैंक यू सो मच।